लास्ट टाइम हम लोगों ने काफ़ी सारी चीज़ें कवर अप कर ली थी। आई होप आप लोगों को याद होंगी कि क्या क्या चीज़ें हमने कवर अप कर ली थी। मैं एक दफ़ा दोबारा चेक दिखा देता हूँ आपको। लास्ट टाइम हम लोगों ने काफ़ी सारी चीज़ें सब कवर अप कर ली थी। यू नो वेरी वेल व्हाट इज इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। हम इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स से बेसिकली कंक्लूजन लेते हैं अबाउट आवर पॉपुलेशन फ्रॉम दी सैंपल ऑफ दैट पॉपुलेशन। उसी से हमें कंक्लूड करना होता है। यू ऑल नो एवरीथिंग अबाउट पॉपुलेशन एंड सैंपल प्रोबेबिलिटी आपको पता है। हाइपोथेसिस टेस्टिंग क्या होता है, नल हाइपोथेसिस क्या होता है, अल्टरनेट हाइपोथेसिस हमने पढ़ लिया। सिग्निफिकेंस लेवल किसको कहते हैं हम, उसके अलावा टाइप 1 एरर, टाइप 2 एरर किसको कहते हैं, पी वैल्यू किसको कहा जाता है, कॉन्फिडेंस इंटरवल किसको कहा जाता है। दिस ऑल टर्मिनोलॉजीज यू आर आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से ये सारी की सारी टर्मिनोलॉजी जिसके बारे में मालूम है। हो सकता है कहीं ना कहीं आप लोगों को थोड़ा बहुत कंफ्यूजन स्टिल हो, वो आगे जैसे ही हम आगे चलते जाएंगे आप लोगों को ये कंफ्यूजन भी दूर होती जाएंगी। जाहिर सी बात है मैथमेटिक्स इज समहाउ कंफ्यूजिंग, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक ही फॉर्मूला नहीं अप्लाई किया जा रहा होगा, आपको अलग अलग चीज़ें नज़र आ रही होंगी यहाँ पे। ठीक है, अब आ जाते हैं आज के टॉपिक के ऊपर, वो चीज़ हाइपोथेसिस टेस्टिंग आप लोगों ने पढ़ लिया। बेसिकली हम हाइपोथेसिस को टेस्ट क्यों करते हैं, ताकि हम ये डिसाइड कंक्लूड कर सकें कि जो अजम्पशन हम हमारे पास हमारे पॉपुलेशन के लिए है क्या वो सही है या गलत है। ठीक है, उस अजम्पशन आप कह सकते हो उसे रिजेक्ट करना होता है या तो फिर एक्सेप्ट करना होता है, ऐसे ही है। अब ये रिजेक्शन और एक्सेप्शन बेसिकली बेस्ड ऑन सम टेस्ट। आप कुछ टेस्ट परफॉर्म करते हैं, ये सारे टेस्ट हम बेसिकली परफॉर्म भी करेंगे, खुद से भी प्रोग्रामिंग के अंदर भी परफॉर्म करके दिखाऊंगा मैं आपको, और वैसे भी हम इसको कंक्लूड करके देखेंगे कि आप वैसे कैसे टेस्ट कर सकते हो मैथमेटिकली। ठीक है, सारी चीजें देखते हैं। अब ये टेस्ट हमारे पास किस किस तरह के टेस्ट होते हैं। ठीक है, हमारे पास 4 तरह के टेस्ट हैं, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। Number 1 is Z test, number 2 is T test, number 3 is chi-square test, and number 4 is ANOVA test. These are some 4 tests that we can perform on our data, but it is dependent on the different type of data कि आपका डेटा बेसिकली किस टाइप का या किस कैटेगरी में फॉल करता है। जिस कैटेगरी में आपका ये डेटा फॉल कर रहा हो उसके हिसाब से हम बेसिकली टेस्ट परफॉर्म करेंगे। फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर टॉकिंग अबाउट Z test और T test की अगर आप बात करते हो, these two tests are basically performed for the average, मतलब जब आप किसी भी डेटा की एवरेज कंक्लूजन निकालो कि भाई इसका एवरेज ये हो सकता है, इसका एवरेज ये हो सकता है, इसका एवरेज ये हो सकता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को काफी सारे एग्जांपल्स बताए थे कि आपने एक सैंपल लिया है, उस सैंपल के मतलब उस सैंपल के बिहाफ पे आप एक कंक्लूजन कह रहे हो कि भाई अगर सैंपल की एवरेज ये है तो पॉपुलेशन की एवरेज भी ऐसे हो सकती है। तो जब आप एवरेजेस को आपस में कंक्लूड कर रहे हो या फिर कंपेयर कर रहे हो, दैट टाइम यू विल परफॉर्म दीज टू टेस्ट। नंबर 1 इज Z टेस्ट। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ फॉर द एवरेज और ये भी हमारा एवरेज के लिए होता है। ठीक है, दोनों में क्या फर्क है ये हम आगे देखेंगे, कौन सा टेस्ट कब परफॉर्म करना चाहिए, कौन सा टेस्ट कब परफॉर्म नहीं करना चाहिए, वो देखते हैं। देन वी हैव
chi-square test. This is basically based on categorical data. अब categorical का मतलब क्या होता है? हाँ, जहां पर आपके पास डिफरेंट कैटेगरीज के ऊपर बात हो रही हो, जैसे कि आप अगर बात करते हो आप फीमेल मेल, ठीक है, दीज आर सम कैटेगरीज, आपके पास अलग अलग कैटेगरी में डेटा फॉल कर रहा है। या फिर फॉर एग्जांपल अगर हम कहते हैं यहीं के जितनी भी फॉर एग्जांपल आप लोग स्टूडेंट्स बैठे हो, अगर मैं यहाँ कहता हूँ कि भाई जितने भी मेरे पास स्टूडेंट्स हैं उसमें से 20% जो हैं उन्होंने भाई ए ग्रेड उठाया होगा, उसमें से 30% ने बी ग्रेड उठाया होगा और बाकी के 50% ने ए ग्रेड उठाया होगा। आई एम अज्यूमिंग, ओके, नाउ फॉर द टेस्टिंग मैंने सिर्फ और सिर्फ 5 बंदों को उठा लिया। अब जब आपने उसका स्कोर निकाला, तीनों का स्कोर देखा, अगर वो इस कैटेगरी में फॉल कर रहे होंगे तो हमारी नल हाइपोथेसिस ठीक है। अगर वो उसमें कैटेगरी में फॉल नहीं कर रहे, दैट मींस हमारी नल हाइपोथेसिस गलत है। ठीक है, ये 1 बाय 1 हम सारे टेस्ट परफॉर्म करेंगे। अनोवा टेस्ट जो है ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट कहलाता है। अनोवा टेस्ट नॉर्मली यूज किया जाता है वेरिएंस के ऊपर। जब आप देखते हो कि आपका जो स्प्रेड है, ठीक है, वेरिएंस, आप फॉर एग्जांपल आपने कहा भाई पॉपुलेशन का वेरिएंस ये है, अब उस वेरिएंस को प्रूव करने के लिए आप बेसिकली क्या करोगे, एक सैंपल साइज लोगे, उस सैंपल के ऊपर अपना टेस्ट परफॉर्म करोगे। आफ्टर दैट यू विल अंडरस्टैंड कि क्या इन दो उस सैंपल के हिसाब से क्या पॉपुलेशन का वेरिएंस वो हो सकता है कि नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा किसके लिए, वेरिएंस के लिए। Then let's come back to the Z-test. A Z-test is used to determine whether there is a significant difference between sample and population means or between two sample means. When the population variance is known, the sample size is large, usually n is greater than 30. अब इसको समझने से पहले हम एक चीज पहले अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि हमें Z टेस्ट कब परफॉर्म करना है, T टेस्ट कब परफॉर्म करना है। क्योंकि देखो दोनों टेस्ट आपके सिर्फ एवरेज के ऊपर ही परफॉर्म किए जा रहे हैं। ऐसे ही है, जहां पे आपको एवरेज निकालना है वहीं पर आप लोग बेसिकली क्या कर रहे हो, परफॉर्म कर रहे हो। अब फॉर दैट, फॉर एग्जांपल इफ वी आर टॉकिंग अबाउट perform Z test and T test, ठीक है, कब परफॉर्म करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल वी हैव अ क्वेश्चन, सबसे पहला एक क्वेश्चन हम कहते हैं, जिसको हम कहते हैं फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे Q1 लिख रहा हूँ, Q1 which is question 1, do we know the standard deviation of population। क्या हमें पॉपुलेशन की स्टैंडर्ड डेविएशन मालूम है, पहला सवाल। अगर मालूम है, इफ आई नो दैट, तो हम कहा जाएंगे इफ यस और इफ नो। ठीक है, ये दो इसके आंसर होंगे, या तो आपको स्टैंडर्ड डेविएशन मालूम होगी या तो आपको स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं मालूम होगी। अब हमें क्या देखना है, अगर आपको मालूम है तो आप चले जाओगे, तब आप दोबारा एक चीज चेक करोगे कि इज सैंपल साइज ग्रेटर देन 30। अभी नया क्वेश्चन आ गया, दिस इज क्वेश्चन 2। ठीक है, क्वेश्चन 2 क्या है, इज सैंपल साइज ग्रेटर देन 30। अब इसके बाद भी दो आंसर हो गए, या तो यस होगा या तो नो होगा। अगर आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन भी है और सैंपल साइज ग्रेटर देन 30 भी है, यू नीड टू परफॉर्म Z टेस्ट। अगर हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन है पर जो हमारा सैंपल साइज है वो छोटा है, तो वी विल परफॉर्म T टेस्ट।
ठीक है। But if we do not know what is the standard deviation itself, so we will always perform t-test, ठीक है। अब इस चीज को आप लोगों ने याद रखना। अब क्वेश्चंस क्या है आपके पास? नंबर 1 क्वेश्चन, डू वी नो द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पॉपुलेशन? अगर आपको पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन पता है तो 2 आंसर है, या तो यस होगा या तो नो होगा। अगर आपको स्टैंडर्ड डेविएशन पता है और सैंपल साइज ग्रेटर देन 30 है तो यू विल परफॉर्म Z टेस्ट। अगर स्टैंडर्ड डेविएशन मालूम है लेकिन सैंपल साइज 30 से कम है, यू विल परफॉर्म T टेस्ट। अगर फॉर एग्जांपल आपको स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पॉपुलेशन नहीं पता, यू विल परफॉर्म अगेन T टेस्ट ऑलवेज, ठीक है। अब वो सैंपल साइज कितना भी हो, इफ यू डोंट नो द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है। सैंपल का तो हम स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लेंगे, पॉपुलेशन तो हमें पता ही नहीं है ना। हम क्या कर रहे हैं, सैंपल के थ्रू पॉपुलेशन के लिए अजम्पशन बना रहे, कंक्लूजन बना रहे हैं कि भाई हमारे सैंपल के हिसाब से टोटल पॉपुलेशन का ये रिजल्ट होना चाहिए। जब आपको पॉपुलेशन के बारे में पता ही नहीं, आपके पास पॉपुलेशन का अगर डेटा होता तो आप डायरेक्टली ट्रेन कर देते पूरा का पूरा डेटा, आप पूरे डेटा पे चेक करते। लेकिन जब आपके पास पॉपुलेशन नहीं है, आपके पास सैंपल है, सिर्फ उस सैंपल के हिसाब से कंक्लूजन करना है, तो पॉपुलेशन अगर आप लोगों को स्टैंडर्ड डेविएशन पहले से मालूम है तो ठीक है, ठीक है। कभी कभार होता है क्वेश्चन में गिवन होगा, या अगर फॉर एग्जांपल अगर आप किसी भी कंपनी के लिए काम करते हो, आपको स्टैंडर्ड डेविएशन दे सकते हैं कि भाई ये हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन है, कि इस तरीके से हमारा बेसिकली डिफरेंस आ रहा है इस चीज़ों में, जो हमारे डेटा पॉइंट्स है वो इतने डिफरेंस के ऊपर डेटा पॉइंट अवेलेबल है। तो अब ये सब चीज़ें आपको अगर मिली हुई हैं तो ठीक है, आप Z टेस्ट परफॉर्म कर सकते हो। अगर नहीं मिली हुई तो आप T टेस्ट परफॉर्म करो, ठीक है। अब आ जाते हैं आगे। A Z test is used to determine whether there is a significant difference between sample and population mean. Again, what we are talking about कि यहाँ पर जब आप Z test और T test परफॉर्म करते हो, दोनों हम बेसिकली एवरेज कंक्लूजन के ऊपर परफॉर्म करते हैं। जब आपको कंक्लूजन करना होता है ऑन दी एवरेज ऑफ सैंपल और पॉपुलेशन, आपको लगता है भाई ये हमारे सैंपल का एवरेज है, इसके हिसाब से क्या पॉपुलेशन आपकी सही है या नहीं, कंक्लूजन निकालना है आपको, ठीक है। Then or between two sample means when the population variance is known and the sample size is large. For example, अब आपके पास एक नहीं 2 सैंपल्स हैं, तब भी आप परफॉर्म कर सकते हो Z टेस्ट, कोई इशू नहीं है। सिर्फ आपने प्लस करना होता है, क्या प्लस करना होता है वो हम आगे देखते हैं, ठीक। की पॉइंट्स यहाँ पे सबसे पहले हमने देखना है भाई, रिक्वायर्ड नॉन पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन। सबसे पहले क्या कह रहा है, नॉन पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन आपको मालूम होना जरूरी है। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, द क्वेश्चन वाज कि क्या आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन मालूम है, अगर मालूम है तभी हम Z टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं, अदरवाइज वी विल नॉट परफॉर्म Z टेस्ट। T टेस्ट स्टिल पता कर सकते हो आप विदाउट स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहली चीज क्या होता है, पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन आपको लाजमी मालूम होना चाहिए। Then works well for large sample size, usually n is greater than 30. As I already told you कि अगर आपका जो सैंपल साइज है वो greater than 30 होगा तभी आप Z टेस्ट परफॉर्म करोगे। Because the sample distribution of the mean approximate a normal distribution, center limit theorem, ये आपको बाद में समझा दूंगा, uses the Z distribution which is basically standard normal distribution। अब ये Z डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, Z स्कोर जो हमने पहले पढ़ा था, Z स्कोर का। और इसमें आप देखोगे थोड़ा सा अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान दो तो आप लोगों को समझ आएगा कि ये एग्जैक्टली सेम है जैसे आप Z स्कोर निकाल देते हैं। Z स्कोर का फॉर्मूला क्या था भाई, सैंपल मीन माइनस पॉपुलेशन मीन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन, दैट्स इट। यहाँ पर तो ये आपको नजर आ रहा है अंडरस्कोर n, ये बेसिकली हम तब निकालते हैं जब, क्योंकि आपको पता है कि आप ये टेस्ट जब परफॉर्म करोगे 2 टेल टेस्ट परफॉर्म किया जाता है। लास्ट टाइम मैंने बताया था 2 टेल टेस्ट क्या होता है। 2 टेल टेस्ट याद है, 2 पूछे जो रिजेक्शन एरियाज थे आपके 2.5, तो क्योंकि आप 2 टेल टेस्ट परफॉर्म कर रहे हो इसीलिए हम क्या करते हैं, पॉपुलेशन का अंडरस्कोर निकालते हैं, ठीक है। इसको हम फर्दर ध्यान देंगे इसके ऊपर। अब इसके अंदर आपको x बार क्या है, आपका सैंपल मीन है, म्यू क्या है, आपका पॉपुलेशन मीन है,
स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है? पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन है, और एन क्या है? सैंपल साइज। इसको हम थोड़ा सा और अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा था। चला नहीं, अरे इधर आना चाहिए यार, ये तो टी टेस्ट का है, इसका कहाँ गया? आ गया द क्वेश्चन। अच्छा, अब एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखा है, इसी का हम पहले दैट टेस्ट परफॉर्म करके देखते हैं, तब आपको और अच्छी तरीके से समझ में आएगा कि दैट टेस्ट निकाला कैसे जाता है। ठीक है, द एवरेज हाइट ऑफ ऑल रेजिडेंट्स इन द सिटी इज 168 सेंटीमीटर। थोड़ा सा इसको ड्रॉ कर लेते हैं हम। फॉर एग्जाम्पल इधर आ जाते हैं एक्सेल ड्रॉ के ऊपर, थोड़ा सा ड्रॉ करके देखते हैं इसको। फॉर एग्जाम्पल लेट्स ड्रॉ समथिंग, ये आपका आ गया। अब देखते हैं क्या कह रहा है। इट सेज द एवरेज हाइट ऑफ ऑल रेजिडेंट्स इन अ सिटी इज 168 सेंटीमीटर। तो पॉपुलेशन क्या हो गया भाई? टोटल जो आपके रेजिडेंट है। ठीक है, हमें तो नहीं पता, हमने एक एक रेजिडेंट के पास जाके उसका हाइट तो नहीं चेक करना। ठीक, अब आपके हिसाब से यहाँ पर ये जो 168 सेंटीमीटर है, ये क्या है? एवरेज है। कौन सी एवरेज है? ये पॉपुलेशन मीन है। कौन सी मीन है ये? पॉपुलेशन, या जिसको हम कहते हैं म्यू। ऐसा ही है, पॉपुलेशन मीन आपकी कितनी है? 168 सेंटीमीटर। तो अगर आप पॉपुलेशन मीन की बात करोगे तो इस हिसाब से आपकी पॉपुलेशन मीन यहां पर आनी चाहिए। ठीक है, और ये आपका हो जाएगा 168 सेंटीमीटर। सही है, ये आपका आ गया एवरेज। अब हम बात करते हैं कि भाई आगे क्या कह रहा है? विद द पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन, इसने स्टैंडर्ड डेविएशन भी बताया हुआ है कि भाई स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है हमारी? 3.9 है, तो आपकी स्टैंडर्ड डेविएशन हो गई 3.9। अब असल सवाल, अ डॉक्टर बिलीव द मीन टू बी डिफरेंट, he measured the height of 36 individuals। सैंपल साइज कितना है? 36 हो गया, तो आपका सैंपल साइज हो गया 36 इंडिविजुअल्स एंड फाउंड द एवरेज टू बी 169.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसने बोला कि हमें जो मिला है इंडिविजुअल्स का, उसका जो हमारे पास एवरेज है वो क्या है? 169.5 सेंटीमीटर। अब ये जो 169.5 सेंटीमीटर है, ये क्या है? किसका? सैंपल एवरेज है, जिसको हम कहते हैं, डिनोट करते हैं किसके साथ? एक्स बार के साथ। ठीक है, एक्स बार हमारा कितना है? 169 सेंटीमीटर। अब हमें ये चेक करना है कि जो हमारा सैंपल साइज है वो क्या हमारे इस कॉन्फिडेंस इंटरवल के अंदर आता है या नहीं आता। कैसे पता चला? तुम, हमें तो नहीं पता। अब ये चीज कैसे पता? उससे पहले कॉन्फिडेंस इंटरवल से पहले सबसे पहले हम बात करेंगे कि आपके पास यहां पर रिजेक्शन एरिया क्या होगा। आप टोटल कितने परसेंट कॉन्फिडेंस इंटरवल रखना चाहते हो? 95%। तो कॉन्फिडेंस इंटरवल आपका कितना हो गया? कॉन्फिडेंस इंटरवल कितना हुआ आपका? 95%। ठीक है, और आपका क्रिटिकल पॉइंट क्या होगा? रिजेक्शन पॉइंट। रिजेक्शन पॉइंट क्या होगा? 5%। बोलो तो सही, क्या हो गया आपको? 5% आपका बेसिकली क्या है? रिजेक्शन पॉइंट। रिजेक्शन पॉइंट को हम किस टर्मिनोलॉजी से डिटेक्ट कर वो बोलते हैं? किस टर्मिनोलॉजी से वो हम इसको डिनोट करते हैं? सिग्निफिकेंट लेवल। ठीक है, सिग्निफिकेंट लेवल। सिग्निफिकेंट
लेवल से हम बेसिकली इसको डिनोट करते हैं। अब आपको पता चल गया, कुछ चीजें आपके पास आ चुकी हैं। आपने कहा कि भाई ठीक है, हमारे पास 5% सिग्निफिकेंट लेवल है, कॉन्फिडेंस इंटरवल कितना है 95% है आपका। अब 5% है तो उसको अगर आप फॉर एग्जांपल 0.05 कह सकते हैं, ऐसा ही है। अब मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जब भी आप जेड टेस्ट परफॉर्म करते हो आपको टू टेल टेस्ट परफॉर्म करना होता है। टू टेल टेस्ट मतलब आधा यहां से भी लोगे आधा यहां से भी लोगे, ऐसा ही है। तो अगर आप निकालते हो टू टेल टेस्ट के हिसाब से तो यहां पर जो आपका कॉन्फिडेंस इंटरवल होगा वो क्या होगा 2.5%, और इधर भी क्या होगा 2.5%, और इसके हिसाब से These are your rejection areas, ऐसे ही। अब यहां पर हमने एक चीज फाइंड आउट करनी होती है। आप कह सकते हो कि सर ये तो आपने जो मीन बताई थी हमें सैंपल की वो 169 पॉइंट समथिंग है, ठीक है, तो वो तो इधर आ जाएगी। नहीं, हाउ यू कैन से दैट, क्योंकि ये आपको जो डिस्ट्रीब्यूशन शो कर रहा है ये बेसिकली ऑन दी बेसिस ऑफ एरिया अंडर द कर्व शो कर रहा है कि भाई इतना परसेंट डेटा हमारा इस पोजीशन के ऊपर पड़ा हुआ है। हमें यहाँ ये थोड़ी पता है कि उसकी वैल्यू क्या है। ये तो हमने 168 यहाँ पर इसलिए प्लेस किया क्योंकि आपने कहा पॉपुलेशन की मीन यहाँ पर होनी चाहिए, ऐसा ही है, तो उसके हिसाब से हमने अज्यूम कर लिया। बट वी कैन नॉट नो दैट व्हाट इज दिस पॉइंट, ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट क्या है, हमें तो नहीं पता। अब हमें ये फाइंड आउट करना है कि हमारी ये सैंपल मीन आखिर कहां पर लाया करती है ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्फिडेंस इंटरवल, सॉरी कर्व, एरिया अंडर द कर्व के हिसाब से। फॉर एग्जांपल आपको उसके लिए सबसे पहले एक चीज फाइंड आउट करनी पड़ेगी जिसको हम कहते हैं रेंज। कौन सी रेंज? नेगेटिव आपका कॉन्फिडेंस इंटरवल और पॉजिटिव कॉन्फिडेंस इंटरवल, ये रेंज आपको फाइंड करना, ठीक है, जिसको आप कहते हो क्रिटिकल पॉइंट। अगर इस क्रिटिकल पॉइंट से अगर लेस देन होगी तब भी खराब है, मतलब माइनस का जो आपके पास लेफ्ट का क्रिटिकल पॉइंट आ रहा है उससे कम है तो रिजेक्ट करोगे आप अपना नल हाइपोथेसिस। अगर इस क्रिटिकल पॉइंट से ज्यादा है तब भी आप बेसिकली क्या करोगे, रिजेक्ट कर दोगे। अब ये क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए हम सबसे पहले क्या फाइंड आउट करते हैं कि हमारे पास जो ये पॉइंट आ रहा है ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्फिडेंस इंटरवल एंड सिग्निफिकेंट लेवल के हिसाब से आपका जो क्रिटिकल पॉइंट होगा, फॉर एग्जांपल उसको हम कहेंगे, उसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे 1 माइनस कॉन्फिडेंस इंटरवल, अब सॉरी सिग्निफिकेंट लेवल। अब मुझे एक बात बता दें, आप आपका ये सिग्निफिकेंट लेवल कितना है 0.25 है ना, 0.025, 0.025 अगर आप निकालते हो 1 माइनस 0.025 विच इज इक्वल टू 0.9750, ऐसा ही है, ये वैल्यू आपको मिल गई। दिस इज दी क्रिटिकल पॉइंट। अब इस क्रिटिकल पॉइंट से हम निकालेंगे पी वैल्यू ऑफ दी एरिया अंडर द कर्व, इसकी अब हम निकालेंगे पी वैल्यू, ठीक है। अब पी वैल्यू निकालने के लिए आपको जाना पड़ेगा जेड टेबल के अंदर। ये क्रिटिकल पॉइंट याद रखिएगा, क्या है ये 0.9750। अब इसके लिए आपको जाना पड़ेगा जेड टेबल के अंदर। जेड टेबल फॉर मैंने यहाँ पे पहले से ही खोला हुआ है, ठीक है। इस तरीके से आपके पास दो किस्म के जेड टेबल होते हैं, एक होता है नेगेटिव और एक होता है पॉजिटिव, ठीक है। हम फिलहाल इसी की बात करते हैं जो हम बेसिकली फाइंड आउट किया अभी हमने, तो आपने पॉजिटिव का ही फाइंड आउट किया है ना, यहाँ पर इसका फाइंड आउट किया ना 0.25 से, ऐसे ही पॉजिटिव फाइंड किया, तो इसके हिसाब से अगर हम यहाँ पर आ जाते हैं। अब सबसे पहले आपको यहाँ पर थोड़ी बहुत चीजें चेक करनी पड़ेगी। आपका जो क्रिटिकल पॉइंट था वो क्या था 0.9। सिग्निफिकेंट लेवल कितना है आपका, सिग्निफिकेंट लेवल
टोटल होता है ना वो 0.5। अब यहां पर देखो आपका सिग्निफिकेंट लेवल कहां पर है, ये आपका सिग्निफिकेंट लेवल है या ये है? सिग्निफिकेंट लेवल को फिलहाल छोड़ देते हैं, ठीक है। क्रिटिकल पॉइंट आपको याद है वो क्या था? 9750। अब यहाँ पे फाइंड आउट करो 0.750 का है ना, 0.9750 नजर आ गया। अब यहाँ से हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इसको हम कहते हैं पी वैल्यू। ये पी वैल्यू आपकी कैसे फाइंड आउट होगी? यहाँ पर आप देख सकते हो ये 0.9750 की यहाँ पे वैल्यू क्या आ रही है? 1.9। और इसी पे आप अगर ऊपर चले जाओ तो ये कितनी है? 0.06। 0.06 अगर दोनों को आप ऐड कर दोगे तो वैल्यू क्या बन जाएगी? 1.96 प्लस करना 1.9 और 0.06 1.96 आपके पास वैल्यू बन जाएगी। तो आपका पी वैल्यू क्या बन गई? 1.96। अब ये हो गया आपका क्रिटिकल पॉइंट हियर, ऐसे ही है। अब इसकी बात कर लेंगे, ये भी आपके पास है, मैं इन दोनों की वैल्यू यहाँ पे लिख देता हूँ। ये वैल्यू आपकी कितनी है? 1.96। तो ये आपकी वैल्यू होनी चाहिए -1.96। अब अगर आपको यकीन नहीं आ रहा हो तो आप चाहो तो वहां से जाके चेक कर सकते हो। अगर हम इसमें से माइनस करेंगे 1 में से, ये आपका हो जाएगा -0.025। अगर आप माइनस कर दोगे तो आपके पास बचेगा माइनस का 0.9750। अगर आप माइनस के 0.9750 की बात करोगे तो ये आपके पास आगे नेगेटिव में, और इधर आप अगर देखते हो -9750 दूधों का है। उल्टा कर दिया, सॉरी। माइनस करके देखो इसमें से 0.025 को आपने माइनस करना है तो आपके पास कितना बचेगा? उल्टा करो उसको। हाँ क्या बचेगा? अरे मुझे क्यों कंफ्यूज कर रहे हो यार? कैलकुलेटर खोल लो यार, इसमें क्या हो गया? ये आपका 1 - 0.025 ये आपका बन गया, जो आपने पहले निकाल चुके हो, ठीक है। इसको उल्टा कर देना है क्योंकि आप इस तरफ की बात कर रहे हो, वो नेगेटिव है ना। क्या बन रहा है? 1.025 क्यों बनेगा? चेक करो। 0. अरे यहाँ से डायरेक्ट बना लो ना यार, क्या हो गया? क्यों टेंशन लेते हो यार? आपके पास बनेगा 0.0250, क्योंकि जब आप माइनस करते हो 1 में से जो आपके पास बचता है वो वही बचता है ना 0.025। आपका 25% माइनस में है वो, तो वो ऑटोमेटिकली प्लस 0.025 बन जाएगा। अब आप 0.025 की बात निकालोगे तो ये आपका हो रहा है 1.9 और ये आपके पास बन रहा है 0.6। तो अगर आप इसको प्लस कर दो तो आपके पास वही सेम वैल्यू आ जाएगी। दोबारा आते हैं यहाँ पर। अब ये दो क्रिटिकल पॉइंट्स आपको मिल गए। अब इसके ऊपर थोड़ा सा हम एक चीज रख लेते हैं, एक यहाँ पर एक कंक्लूजन बनाते हैं। कंक्लूजन हमारा क्या होगा? इफ Z टेस्ट of sample is less than
-1.96 और ग्रेटर देन प्लस का 1.96, we will reject the null hypothesis. ठीक है, समझ आ गया। अब हमने ये चेक करना है कि क्या हमारे सैंपल का जो Z स्कोर या Z टेस्ट स्कोर होगा वो अगर इस दो रेंजेस क्रिटिकल पॉइंट्स के दरमियान आता है तो वी आर फेल टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस, लेकिन अगर इससे कम या ज्यादा आता है दैट मींस वी आर रिजेक्टिंग दी नल हाइपोथेसिस। ठीक है, अब हमें ये चेक करना है ये Z स्कोर। Z स्कोर चेक करने के लिए, Z टेस्ट परफॉर्म करने के लिए आपके पास फॉर्मूला क्या था? x बार माइनस म्यू डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाय अंडरस्कोर n। ठीक है, अब ये परफॉर्म करना है हमें। इसको परफॉर्म करने के लिए सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा सैंपल मीन। क्या सैंपल मीन यहां पर आपको गिवन है? क्या है? 169.5। तो अब यहां पे लिख देते हैं 169.5, ये आपका हो गया सैंपल मीन। ठीक है, उसके बाद आपके पास उसके बाद क्या है? माइनस पॉपुलेशन मीन। क्या आपको पॉपुलेशन मीन इसमें गिवन है? क्या है? 168। 169.5 तो सैंपल मीन हो गया ना, 168 आपका पॉपुलेशन मीन हो गया, माइनस 168 डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। क्या आपको गिवन था इसके अंदर? क्या है स्टैंडर्ड डेविएशन? 3.9। तो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन क्या हो जाएगा? 3.9 डिवाइडेड बाय क्या n आपके पास गिवन है? n क्या है इसके अंदर? सैंपल साइज कितना है? 36। तो आपका 36 को आपने किस में डालना है? स्क्वायर रूट के अंदर डालना है। ठीक है, मैं ऐसे ही लिख देता हूं इसके अंदर SQRT करके इसमें लिख देता हूं क्या है? 36। आप बाद में इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 6 बचेगा। ठीक है, 6 6 36। तो अगर आप इसका स्क्वायर रूट निकालोगे तो वो 6 ही आएगा। अब ये आपके पास एक फॉर्मूला रेडी हो चुका है। अब इसकी जरा हम वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं कि क्या वैल्यू आएगी। सबसे पहले अगर आप माइनस करते हो 169.5 माइनस 168 तो आपके पास बचेगा 1.5। तो ये आ गया आपका 1.5। 1.5 डिवाइड बाय 3.9 डिवाइड बाय 6 क्या बचेगा? चेक कर लो ना, 0.65। इसको निकालते हैं 3.9 और ये आपका डिवाइडेड बाय 6, ये बचेगा 0.65। ये हो गया 0.65। अब इसको आप डिवाइड कर लो, क्या बचता है? which is equal to 2.307। now we have the Z test score। Z test score आपके पास क्या है? हाँ यही है, Z test score है। ये क्या है? ये 2.307। कंफ्यूजन आप दोबारा पढ़ते हैं। कंफ्यूजन क्या कहता है? if Z test of sample is less than minus 1.96 or greater than plus 1.96 we will reject the null hypothesis। क्या आपके पास ये जो वैल्यू आ रही है ये वैल्यू आपकी प्लस 1.96 से ज्यादा है या कम है?
ज्यादा है, तो वी आर सेइंग दैट वी आर गोइंग टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस क्या था कि हमारे पॉपुलेशन का जो बेसिकली मीन है वो है 168 सेंटीमीटर, व्हिच वाज रॉन्ग। तो यहाँ पर जो ये आपका डॉक्टर था इसने बिल्कुल सही अंदाजा लगाया था कि नहीं, जो मीन है टू बी डिफरेंट। तो आपका कंक्लूजन क्या आ गया कि भाई मीन हमारा डिफरेंट है सैंपल साइज के हिसाब से। दोबारा क्या समझाऊं? फॉर्मूला आपके पास गिवन है, आपको फॉर्मूला में सारी की सारी वैल्यूज पुट करनी है, ठीक है। Whenever you have, आपने सारी फॉर्मूला में पुट कर दी, इन दी एंड आपके पास वैल्यू क्या आई 2.307 which is your Z test score. You are going to find out कि क्या आपका ये Z test score आपके क्रिटिकल पॉइंट्स के दरमियान आ रहा है या तो उससे ज्यादा आ रहा है या तो कम आ रहा है। अगर ज्यादा आता है तो हम बेसिकली उसको रिजेक्ट कर देंगे, अगर दरमियान में आ रहा है दैट मींस वी आर गोइंग टू एक्सेप्ट द नल हाइपोथेसिस। तो ये जो आपके पास वैल्यू आ रही थी ये कहां पर लाया कर रही थी? तकरीबन इस पोजीशन पे लाया कर रही होगी, ऐसा ही है। दैट मींस वी आर गोइंग टू रिजेक्ट दी नल हाइपोथेसिस और आपका जो पॉपुलेशन मीन है दैट इज नॉट इक्वल टू 168 सेंटीमीटर। इज दैट क्लियर? समझ आ गया दैट टेस्ट कैसे परफॉर्म किया? इसको आप थोड़ा सा प्रोग्रामेटिकली परफॉर्म करके देखते हैं कि हम इसको प्रोग्रामेटिकली कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। पूछो क्या गिराएगा? आउटलायर कहां से आ गए यहाँ पे? आउटलायर इज समथिंग एल्स। अभी हम देख रहे हैं कि हमारा जो डेटा डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, देखो कह सकते हो आप ये आउटलायर कहलाता है, लेकिन हम उस सैंपल में से निकालते हैं आउटलायर। यहाँ हमने एक अजम्पशन की है कि पॉपुलेशन हमारी इस हिसाब से होगी, जो पॉपुलेशन है आपकी वो इस अजम्पशन के हिसाब से आपके पास पॉपुलेशन होगी। अभी जब आप प्रोग्रामिंग में करोगे तो समझ आ जाएगा कि क्या अजम्पशन है, क्योंकि आप खुद से बना रहे होगे वो सब कुछ, कोई पॉपुलेशन तो नहीं गिवन आपको, तो आउटलायर कहां से देखोगे? क्यों चेक करोगे बार बार? भाई तुम्हारा काम था कि पॉपुलेशन के ऊपर कंक्लूजन बनाना यूजिंग सैंपल, दैट्स इट। अब अगर आपसे कहा जाए हैदराबाद के अंदर जितने भी लोग हैं सबकी हाइट जो है 168 सेंटीमीटर है, इसको प्रूफ कैसे करोगे? सैंपल कैसे? सैंपल तो खाली तुमने इस क्लास का लिया, मैं बात कर रहा हूं पूरे हैदराबाद की। तो क्या ये पॉसिबल है तुम्हारे लिए? इट इज इम्पॉसिबल। तुम क्या करोगे? तुमने कहा कि आपने बोला हो सकता है 168 सेंटीमीटर, सही है, लेकर देखते हैं, चेक करते हैं। कैसे चेक करते हैं? आपने 500 बंदे उठा लिए, 500 बंदों के ऊपर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, उनकी हाइट्स निकाली, उसका भाई आपने सैंपल मीन निकाला उसका, अब आपके पास मीन आ गया उसका, ठीक है। अब आपने ये चेक करना है कि क्या ये मीन के बेसिस पे मैं ये कह सकता हूं कि हैदराबाद के जितने भी लोग हैं सबका हाइट 168 सेंटीमीटर होगा। अब ये कैसे प्रूव होगा? प्रूव करने के लिए हम इस तरीके से करते हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है जो आपने हाइपोथेसिस लगाया है वो कभी प्रूव हो ही नहीं सकता प्रैक्टिकली। तब प्रूफ होगा जब तक आप उसको बेसिकली क्या नहीं करोगे, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म नहीं करोगे पूरी पॉपुलेशन के ऊपर। सैंपल के बावजूद आप अप्रॉक्स वैल्यू दे रहे हो, कंक्लूजन दे रहे हो कि हो सकता है, स्टिल देयर इज नो गारंटी। गारंटी तब हो गई जब आपने सबका हाइट चेक कर लिया, व्हिच इज इम्पॉसिबल। तो इसीलिए हम जब करते हैं, अब फॉर एग्जांपल आगे जाके किसी कंपनी के साथ एज अ डेटा साइंटिस्ट आप लगते हो, अब वो पिछले 15 साल 20 साल से ई कॉमर्स वेबसाइट चला रही है, ठीक है, सही है। क्या आप उस कंप्लीट 15-20 साल के डेटा के ऊपर कुछ चीज परफॉर्म कर सकते हो? नहीं, आपके जो सिस्टम्स हैं वो ही बंद हो जाएंगे और इतना टाइम लगेगा कि आप कभी परफॉर्म कर ही नहीं पाओगे। वजह इसलिए जब आप ट्रेन करते हो किसी भी चीज को, या फॉर एग्जांपल अगर आप किसी चीज से कंक्लूजन निकाल रहे हो, अब आपके पास डेटा 20 साल का है, 20 साल में हर दिन हजारों ऑर्डर उसके पास आते हैं और बिलियंस में डेटा पड़ा हुआ है,
ठीक, आप क्या करते हैं उस, अगर डेटा अवेलेबल है फिर भी कहीं ना कहीं आप बेसिकली कर सकते हो कि हाँ चलो ठीक है कोई बात नहीं, पर 20 साल से चल रहा है, सही है, आपके पास शुरू के 10 साल का डेटा ही नहीं, हाउ विल यू अज्यूम कि वो 10 साल में हुआ क्या, जब आपके पास डेटा है ही नहीं। अब फॉर एग्जाम्पल चलो एक और बात करते हैं, आज से 10 साल पहले सेंसस हुई, सेंसस का मतलब तो पता होगा, आदमशुमारी, ठीक है, मर्दमशुमारी के अंदर बेसिकली क्या होता है कि हम काउंट करते हैं कि लोगों के अंदर कितने घर के अंदर कितने लोग हैं, क्या है, सब कुछ आपने किया। अब उस मर्दमशुमारी में आपने देखा कि भाई टोटल जो हमारी पॉपुलेशन थी वो अंडर, आप कह सकते हो 30% जो है वो भाई अंडर 18 थी, 40% आपकी जो थी वो 18 से लेकर 35 के दरमियान थी, और बाकी रिमेनिंग हमारी 35 से ऊपर थी, ठीक है, ये आपने अज्यूम कर 10 साल पहले था, उस वक्त टेस्ट भी किया था पूरा। नाउ अगर आपसे कहा जाए कि अभी का अजम्पशन निकाल के दो, आपने अभी कोई टेस्ट परफॉर्म नहीं किया सबके ऊपर, कोई सेंसस नहीं हुआ, ठीक है, अब ये अजम्पशन कैसे निकालोगे? या तो आप सैंपल थोड़ा सा उठा लिया, ठीक है, अगर आप कंप्लीट पे करोगे इट विल टेक टाइम, इट विल टेक रिसोर्सेज, इट विल टेक कॉस्ट, तो हम उससे बचने के लिए एक अजम्पशन बना लेते हैं, कंक्लूजन बनाते हैं यूजिंग सैंपल डेटा ओनली, ठीक है, इसीलिए हम ये हाइपोथेसिस टेस्टिंग की बात कर रहे हैं। हाइपोथेसिस का मतलब ही यही होता है जो स्टिल परफॉर्म नहीं किया गया, जिस पे कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म ही नहीं किया गया, उसका कंक्लूजन निकाल। अब सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट वाले की। अब इसके अंदर सबसे पहले आपने देखना है, पहले यहाँ पे डेटा चार्ट बना लेते हैं, ठीक है, सबसे पहले आप मुझे बताएं क्या इसमें एक्स बार गिवन है, एक्स बार क्या है इसकी, जल्दी जल्दी बताते जाओ यार। 169.5 आपका जो पॉपुलेशन मीन बोल लेता हूं, ठीक है, पी मीन कर लेता हूं, ऐसे म्यू कहते हैं उसको, पॉपुलेशन मीन क्या है 168, स्टैंडर्ड डेविएशन जो आपका होगा पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन लिख देता हूं, पी पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है आपका 3.9, और आपका यहां पर सैंपल साइज क्या है 36, ये आपके पास कंप्लीट डेटा चार्ट बन गया, ऐसा ही है, ये सारा डेटा हमें चाहिए था, जिस काम के लिए भी चाहिए हमारे पास आ गया। सबसे पहले हम अपना Z स्कोर या फिर आप कह सकते हो Z टेस्ट स्कोर निकाल लेते हैं। Z टेस्ट स्कोर का आपको फार्मूला तो मैंने बता दिया, ये लिखा हुआ है, ठीक है, यही सेम फार्मूला हम यहाँ पर अप्लाई करके देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको कहता हूँ Z टेस्ट इक्वल्स टू, Z टेस्ट के अंदर हमने इसको बताया, सबसे पहले आपका आ गया एक्स बार, एक्स बड़ा छोटा है, माइनस पी मीन, ऐसे ही है फॉर्मूला, यही है ना, ठीक है, डिवाइडेड बाय, अब यहां पर आपने इसको बता दिया कि जो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन है एस ऑफ सॉरी पी अंडरस्कोर एस, पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय, अगर हम नंपाई यूज करते हैं, ऊपर में नंपाई कोड कर देता हूं, एनपी और क्या क्या करना है, मैट प्लॉट कर देते हैं ताकि प्लॉटिंग भी आपको करके दिखा दूं साथ साथ। उसके अलावा हम यहाँ पर एक और चीज कर लेते हैं, which is SciPy, this is साइंस लाइब्रेरी, या इसमें से नहीं, वो तो ठीक है, वो बात नहीं है, मैं
खैर चलो यहीं से निकाल लेंगे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में निकालना चाहता था इसमें, सिर्फ वही कर रहा था, बाकी सब खैर सब कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अब आ जाते हैं हम बेसिकली यहाँ पर आपके पास Z टेस्ट आ चुका है, जरा प्रिंट करके देखते हैं क्या हमारे पास Z टेस्ट वही आया है जो हमने वहां पे कैलकुलेटर में निकाला था, खुद से कैलकुलेट किया था। इसका NP डॉट स्क्वायर रूट और स्क्वायर रूट निकाल दिया हमने किसका, n का स्क्वायर, ठीक है। वैल्यू क्या आई आपके पास 2.307, जो हमने निकाली थी वैल्यू क्या थी 2.307, तो हमारा हिंस प्रूफ दैट के जो हमने यहाँ पर कैलकुलेशन की थी वो बिल्कुल सही थी, ठीक है। अब आपके पास Z टेस्ट तो आपने परफॉर्म कर लिया, आपके पास Z टेस्ट आ चुका है। इसी चीज को अगर आप फॉर एग्जांपल दिखाना निकाल के मतलब शो करवाना चाहते हो या प्लॉट करना चाहते हो तो आप इजीली प्लॉट भी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल हम पहले एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बना लेते हैं, ठीक है। अच्छा एक बात याद रखिएगा, इसमें जाहिर सी बात है आपके पास डेटा पॉइंट्स नहीं है, डेटा पॉइंट होते तभी आप बेसिकली क्या करते प्लॉटिंग करते, जब आपके पास डेटा पॉइंट्स ही नहीं तो प्लॉटिंग किस पे होगी, तो खुद से एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बना लेते ताकि हम एक अज्यूम कर लेते हैं, अज्यूम कर रहे हैं कोई रियल डेटा नहीं है, ये मैं पहले ही बता रहा हूँ, कहीं बाद में बोलो सर ये आपने तो लिखा था ये तो रियल डेटा होगा, अरे कैसे, मैं यहाँ पे कहीं नहीं गिवन कि क्या सैंपल का किसका किसका क्या वैल्यू थी या पॉपुलेशन में किस डेटा पॉइंट पे क्या वैल्यू, हमें नहीं पता, हम एक अजम्पशन कर रहे हैं, मैं दोबारा कह रहा हूँ। अब अजम्पशन कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल हमने क्या किया, सब डेटा पॉइंट्स बना लेते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर x की वैल्यू बनाते हैं np डॉट लाइन स्पेसेस बना लेते हैं और ये हम देते हैं कुछ भी दे दो आप, 0 से ले जाओ कहीं से भी ले जाओ, मैं फिलहाल नेगेटिव में भी लेके जा रहा हूँ और पॉजिटिव में भी लेके जा रहा हूँ ताकि आपको दोनों तरफ के जो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं वो नजर आ जाए कि नेगेटिव कौन सा क्रिटिकल पॉइंट है और पॉजिटिव कौन सा क्रिटिकल पॉइंट है। अब -4 से लेकर +4 तक के दरमियान आपकी मर्जी, आप कितने भी लाइन स्पेसेस क्रिएट करो, मैं यहाँ पर फिलहाल 500 लाइन स्पेसेस क्रिएट कर रहा हूँ। अब -4 से लेकर 4 के दरमियान 500 वैल्यूज बच जाएंगी, राइट, समझ आया। अब इसी को y का भी कुछ बना लेते हैं, y में हम बेसिकली अप्लाई करते हैं PDF, याद है मैंने बताया था प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। अब क्योंकि हम एरिया अंडर द कर्व देख रहे थे तो डेंसिटी चेक करनी है हमें बीच की, तो डेंसिटी के लिए आप यहाँ पर PDF इस्तेमाल कर सकते हो जो आपने लास्ट क्लास में पढ़ा था। ये PDF अगर आपने यूज करना है, दिस इज हाउ यू कैन यूज इट इन NumPy, ठीक है, ये होता पाइथन, NumPy नहीं, पाइथन के किस तरीके से यूज किया जा सकता है। सबसे पहले हम यूज करते हैं अपनी स्टैटिस्टिक्स लाइब्रेरी नॉर्म में से हम उठाएंगे PDF। अब इस PDF के अंदर आप इसको अपनी x वैल्यू दे दो और इसको ये बता दो कि भाई 0 से लेकर 1 के दरमियान की एक डेंसिटी क्रिएट करनी है, ठीक है। हमेशा मैंने आपको बताया था जब भी आप लीनियर जो डिस्क्रीट डेटा होता है, सॉरी कंटीन्यूअस डेटा की बात करते हो, तो अगर आप सब जितने भी y की वैल्यू होंगे तो प्लस करोगे, इन दी एंड आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी 1। तो आप बता रहे भाई 0 से लेकर 1 के दरमियान की एक डेंसिटी क्रिएट कर दो, ठीक है। आपने यहाँ पे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन यूज कर लिया, इसको हम प्लॉट कर लेते हैं सिंपली। अगर आप मैटप्लॉटलिब यूज कर रहे हो तो हमने कहा इसको plt डॉट प्लॉट और इसके अंदर हमने इसको दे दिया x, y, सिंपल है। इसको चला के देखते हैं, अगर आप देना चाहो इसको लेबल वेबल तो आपकी मर्जी। ये आपके पास देखो पूरी बेहतरीन किस्म से आपके पास एक प्रोबेबिलिटी डेंसिटी क्रिएट हो चुकी है। ये अजम्पशन है, मैं दोबारा कह रहा हूं, देयर आर नो डेटा पॉइंट्स अवेलेबल हियर, ओके। अब यहाँ पर हमने एक चीज नोट करनी है कि ये जो हमारा कॉन्फिडेंस इंटरवल है ये निकाल। अब आपको पता है कि जो आपके पास यहाँ पर हमने वैल्यू निकाली थी क्रिटिकल पॉइंट की, वो क्या थी 1.96, ये तो हमने खुद कैलकुलेट किया यूजिंग Z टेबल। अब आप यहाँ पर Z टेबल तो खोल के नहीं बैठोगे, ग्रामेटिकली परफॉर्म करना है, तो Z टेबल अगर आप परफॉर्म करना चाहते हो तो हम नॉर्मली यूज करते हैं PPF,
फॉर एग्जाम्पल आपको अगर कोई वैल्यू निकालनी, मैं यहाँ पे पहले प्रिंट करके भी दिखा दूंगा आपको, या यहाँ पर क्रिटिकल पॉइंट लिख देता हूँ Z क्रिटिकल पॉइंट, और हमारा क्रिटिकल पॉइंट आएगा ST जो SMT जो आपका बेसिकली स्टैटिस्टिक्स का लाइब्रेरी थी, डॉट अगेन नॉर्मल, क्योंकि आप नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पे काम कर रहे हो, और आपका जो फंक्शन है वो है PPF। अब इस PPF के अंदर हम बेसिकली इसको बताते हैं कि हमारा जो मैंने आपको बताया था, जब आप निकालते हो क्या कहते हैं P वैल्यू, जब आपने निकाली थी 1 माइनस 0.025 आपने लिखा था, तो अब ये 1 माइनस 025 आपको यहाँ पे बनाना पड़ेगा सिंपल। फॉर एग्जाम्पल हम इसको भाई 1 माइनस, आपके पास टोटल सिग्निफिकेंट वैल्यू कितनी है, टोटल सिग्निफिकेंट वैल्यू कितनी है 0.05, क्योंकि आप बेसिकली 2 टेल परफॉर्म कर रहे हो तो डिवाइड बाय 2 टेल टेस्ट है ना, डिवाइड बाय 2। अब इसको जरा एक दफा प्रिंट करके दिखाता हूँ क्या वैल्यू आता है। आगे आपके पास 1.96 की वैल्यू क्या है 1.96। अब यही सेम अगर हम यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको प्लॉट करके दिखा देता हूँ कि ये वैल्यू हमारी किस जगह पर होगी। इसको जरा ऊपर ले जाते हैं, ठीक है, और हमने इसको कहा कि भाई PLT डॉट ऑक्सिलरी लाइन हॉरिजॉन्टल होगी वर्टिकल होगी, वर्टिकल करते हैं, ठीक है। वर्टिकल का हमने इसको बता दिया कि आपने क्या करना है, x के ऊपर वैल्यू, सॉरी z के ऊपर वैल्यू बनानी है, और या z टेस्ट भी आप कह सकते हो, यानी z टेस्ट की वैल्यू भी बनानी। अब पहले अपनी x की वैल्यू बना लेते हैं, x यहाँ पर हमने कह दिया इसको डिवाइड एयर कि जो हमारा x है वो लेस देन इक्वल टू माइनस का z क्रिटिकल होगा, ठीक है। लेट्स सी क्या होता है वगैरह। The truth value of an array with more than one element is ambiguous. यह एक काम करते हैं, लाइन बनाने से अच्छा है कुछ और कर लेते हैं, फिल कर लेते हैं। यहाँ पर हम लेते हैं इसको x y, इसका कलर चेंज कर देते हैं। ठीक है, अब ये देखें, अब आपका जो क्रिटिकल या रिजेक्शन एरिया है उसको मैंने बेसिकली कलर कर दिया है। अब अगर आपका जो Z स्कोर है या Z टेस्ट है वो इसके दरमियान कहीं अगर लाई करता है, दैट मींस वी आर गोइंग टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। बना रहे ना, उस तरफ भी एक तरफ बनाया दूसरी तरफ भी बना लेते हैं, तो कॉपी किया गया हमने प्लस कर दिया, और यहाँ पर हम बेसिकली पॉजिटिव कर देते हैं, ठीक है। ग्रेटर देन कर देंगे, तो आप बेसिकली क्या हुआ आपके पास दोनों एरिया, ये हमारे रिजेक्शन एरिया है, ठीक है। अगर आप चाहो तो बीच में ग्रीन कलर फिल कर दो, वो आपके ऊपर है आप कैसे बेसिकली इसको करते हो। अब मैंने यहाँ पे आपको दिखा दिया कि भाई ये जो हमारा एरिया है, इन दोनों एरियाज के अंदर अगर हमारा Z टेस्ट लाई कर रहा है तो वहां उसका मतलब होता है कि हम अपना हाइपोथेसिस नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट कर रहे हैं। अब ये हमें चेक करना है कि ये जो हमारा 2.307 है ये किधर लाई करता है, ये किस जगह पे लाई करेगा। अब ये आपके पास क्या था, Z टेस्ट में से आ रहा है 2.30, ऐसा ही है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक लाइन बना लेते हैं, PLT डॉट ऑक्सिलरी वर्टिकल लाइन, ठीक है।
और हॉरिजॉन्टली वर्टिकल लाइन के अंदर हमने इसको दे दिया हमारा z टेस्ट, और z टेस्ट पे इसने बना लेना है, और हमने इसको कलर थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, कलर इक्वल्स टू ब्लू नहीं ग्रीन कर देते हैं, ठीक है। नाउ हियर यू कैन सी दिस इज योर, क्या है ये आपका z टेस्ट स्कोर है। अब क्या ये रिजेक्शन एरिया में लाई कर रहे हैं, दैट मींस वी आर गोइंग टू reject the null hypothesis. This is how you can perform your Z test using Python. Simple. इसको और भी सिंपल नहीं कर सकते, ये इतना ही सिंपल है। अब इसके अंदर आप अगर इसको लेवल देना चाहो तो लेवल भी दे सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पर इसको लेवल दे देता हूँ। लेवल के अंदर हमने इसको दे दिया दिस इज दी रिजेक्शन एरिया, या इसको आप कह दो रिजेक्टिंग नल हाइपोथेसिस, ठीक है। यही सेम चीज हम यहाँ पर डाल देते हैं, ठीक है। और ये हमारी क्या है, दिस इज अवर Z टेस्ट स्कोर, ठीक है। और PLT और reagent on करते हैं। Now here you can see it is basically showing you the label where it says that rejection null hypothesis आपका जो ये एरिया है, जैसे इस एरिया में अगर लाया करेगा तो आपका नल एरिया सॉरी हाइपोथेसिस नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगा, अगर बीच में आएगा तो एक्सेप्ट हो जाएगा। इस पे कोई क्वेश्चन है तो आप अभी भी पूछ सकते हैं मुझसे कि कैसे मैंने परफॉर्म किया है, कैसे हमने इसको प्रोग्रामेटिकली परफॉर्म किया है। एनी क्वेश्चन यू मे आस्क, ये हो जाए तो फिर हम टी टेस्ट की तरफ भी चलते हैं। एनी क्वेश्चन? सैंपल चेंज कर लो। हाइपोथेसिस मतलब भाई वो आपकी डिपेंड कर रहा है ना, आपने कहा आप कंक्लूजन क्या लेना चाहते हो, आपकी मर्जी है, रिजेक्ट हो गई आप उसी परफॉर्म करो। जरूरी थोड़ी है कि वो एक्सेप्ट ही होगी, जरूरी हो सकता है सारी की सारी रिजेक्ट हो जाए। तो ये एक सैंपल के हिसाब से, दो सैंपल के हिसाब से करना चाहो दो सैंपल के हिसाब से कर सकते हो, वो दो सैंपल के हिसाब से करके दिखाऊंगा आपको, ठीक है। भाई इसमें कोई सवाल है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं अभी। एनी क्वेश्चन? आपस में क्यों बातें कर रहे हो यार, यहां देखो। इसमें कोई सवाल है तो पहले ये पूछें, कोड दिखाता हूं। समझ आ गया कि कैसे परफॉर्म किया है, फॉर्मूला ही अप्लाई किया है। हाँ तो टू टेल टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं ना हम। आपने कहा 5% आपने उठाया था टोटल, 5% की जब आप बात करोगे टू टेल टेस्ट परफॉर्म करते हो तो 2.5 इधर का 2.5 इधर का, ज्यादा भी हो सकता है नीचे भी तो हो सकता है ना। तो ये दो जगहों पे हम कहते हैं कि अगर ये 5% इन जगहों पे आ जाता है दैट मींस वी आर गोइंग टू रिजेक्ट दी नल हाइपोथेसिस, वो सिग्निफिकेंस लेवल है। और कॉन्फिडेंस इंटरवल क्या होगा, 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल है। अगर आपके 95% के दरमियान आ जाता है वो आपका कॉन्फिडेंस इंटरवल के अंदर आ गया, आप एक्सेप्ट कर रहे हो हाइपोथेसिस को। यही वैल्यू यही आपका अगर यहां पर आता तो आप बेसिकली क्या करते, एक्सेप्ट करते। अब फॉर एग्जांपल लेट्स चेंज समथिंग, अगर मैं कह रहा हूं आपको एक्स बार को हम 68 कर देते हैं, ठीक है, और स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है तो वो फिर हम नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है। अगर स्टैंडर्ड डेविएशन, चलो स्टैंडर्ड डेविएशन को हम ये कर देते हैं, ठीक है। लेट्स सी व्हाट हैपेंस नाउ। हियर यू कैन सी आपका जो बेसिकली क्रिटिकल पॉइंट था वो कहाँ, सॉरी जेड टेस्ट था वो कहाँ पर रिलाई कर रहा है, दोनों के दरमियान आ रहा है, ठीक है। नेगेटिव और पॉजिटिव के दोनों नेगेटिव पॉजिटिव क्रिटिकल पॉइंट्स के दरमियान आपको यहाँ पे रिलाई कर रहा है। दैट मींस वी आर गोइंग टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस और गोइंग टू एक्सेप्ट दैट।
हम एक्सेप्ट कर रहे हैं। क्यों एक्सेप्ट कर रहे हैं? कि क्योंकि ये हमारे इस रिजेक्शन एरिया अंडर द कर्व से पहले आ रहा है, ठीक है, एक्सेप्शन में आ रहा है, कॉन्फिडेंस इंटरवल के अंदर आ रहा है। इसमें कोई सवाल है तो पूछ सकते हो। स्टिल नमाज कितने बजे? 5:30 हो गई, अभी तक तुम्हारे यहाँ 5:45 में हो रही है, यहाँ पे 5:30 हो गई। तो आगे क्योंकि हमारे पास टाइम कम होता है। चलो ठीक है, नमाज पढ़ के। सर नमाज का टाइम क्या है? 5:45 है, तो इधर चलते हैं। अब आ जाते हैं हम टी टेस्ट के ऊपर। टी टेस्ट में हमने आपको पहले ही बता दिया था कि टी टेस्ट आप कब परफॉर्म करें, तो या तो आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पॉपुलेशन नहीं होता, ठीक है, या तो फिर आपके पास जो सैंपल साइज है वो बिलो 30 है, ठीक है, या फिर 30 के बराबर है। 30 के बराबर भी है तब भी हम क्या यूज करेंगे? टी टेस्ट, क्योंकि यहाँ पर हमने क्या रखा है कि अगर आपका सैंपल साइज ग्रेटर देन 30 होना चाहिए। ये जो हमारा एग्जाम्पल था इसके अंदर सैंपल साइज कितना था? 36, इसका मतलब हमारा ग्रेटर देन 30 था, दैट वाई हमने ये यूज किया, अदरवाइज हम ये यूज नहीं करते, ठीक है। अब आ जाते हैं हम अपने टी टेस्ट के ऊपर। What a t-test do? A t-test is used to determine whether there is a significant difference between sample mean and when the population variance is unknown. आपके पास पॉपुलेशन वेरिएंस, टोटल पॉपुलेशन के बारे में कुछ पता ही नहीं है कि आपका डेटा कितना वेरिएंस में अवेलेबल है या किस तरीके से फैला हुआ है। Then and on the sample size which is small, usually less than 30, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अच्छा यहाँ पर एक और चीज याद रखिएगा, पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन इज अननोन, ठीक है। एक बार आपको पहले ही पता है कि जब भी आप टी टेस्ट परफॉर्म करते हो आपके पास पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं होता, ठीक है। दूसरी चीज, यूज द सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन इंस्टेड। आप पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं होता लेकिन आपके पास सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन होना चाहिए। अब एक और चीज, सर सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। निकाल सकते हो ना? तभी तो कह रहा हूं, अगर आप कहते हो कि हमारे पास सर सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं है तो ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि अगर आपके पास सैंपल है तो आप स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल सकते, ठीक है। दूसरी चीज आपके पास क्या है? वर्क्स फॉर स्मॉल सैंपल साइजेस बिकॉज टी डिस्ट्रीब्यूशन अकाउंट्स फॉर एक्स्ट्रा वेरिएबिलिटी। यहाँ पर जो आपका टी टेस्ट होता है वो एक्स्ट्रा वेरिएबिलिटी को चेक कर रहा होता है कि जहाँ पे आपके पास सैंपल साइज छोटा है। क्योंकि एक बात याद रखें, जब भी हम पॉपुलेशन की कंक्लूजन करते हैं जितना बड़ा सैंपल साइज उतनी अच्छा रिजल्ट। क्योंकि जब आप पॉपुलेशन की बात करें, पॉपुलेशन टोटल पॉपुलेशन अगर आपकी फॉर एग्जांपल 1000 डेटा पॉइंट्स है टोटल, ठीक है, आपने उसमें से 700 उठा लिए तो जो रिजल्ट आएगा आप कहोगे ये एक्यूरेट रिजल्ट है भाई, क्योंकि 700 उठाए हुए आपने डेटा पॉइंट्स। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल आपके पास आ जाए कि भाई सैंपल साइज 1000 का है, आपने उठा लिए कोई 350 400 का डेटा पॉइंट उठा लिया, स्टिल यू विल से कि कहीं ना कहीं ठीक है। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल आपके पास सिर्फ और सिर्फ 200 लोगों का बंद वो है, तो अब ये यहाँ हम फिर सोचते हैं कि यार इसका जो हमारी अजम्पशन आएगी वो कितना % रिलेट कर रही होगी हमारे डेटा के साथ। अब 1000 डेटा पॉइंट्स के अंदर आपने 200 डेटा पॉइंट्स उठा लिए, तो आप क्या ये कह सकते हो जो उसके रिजल्ट्स होंगे वो गारंटीड सही होंगे? नहीं कह सकते। इसीलिए तो हम ये टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं। जब 700 लोग आपके पास हैं, आपको टेस्ट परफॉर्म करने की जरूरत ही क्या है? आप डायरेक्ट बोलोगे कि सही है बिल्कुल, हमने मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सैंपल उठा लिया है। लेकिन जब आपके पास डेटा ही नहीं है तभी तो हम ये टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं कि जो हमारा रिजल्ट है वो कितना % रिलाई करता है। तभी हमने ये साथ में 5% का कॉन्फिडेंस इंटरवल रखा है, ओ सॉरी सिग्निफिकेंट लेवल लगी है कि अगर गलत है तो ठीक है रिजेक्ट कर सकते हैं। स्टिल गारंटी नहीं कर सकते कि भाई 200 लोगों का 1000 से ऊपर सही है, तो इसीलिए हम परफॉर्म कर रहे हैं। देन वी हैव यूज्ड द टी डिस्ट्रीब्यूशन व्हिच इज सिंपलर टू द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बट हैज हैवियर टेल्स। याद रखिएगा, ये आपके पास जो डिस्ट्रीब्यूशन थी, ये कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन थी हमने यहाँ बनाई थी ना? इट वाज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, और यू कैन से नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन आपने यहाँ पे अप्लाई किया नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बनाने के लिए। लेकिन जब आप टी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करोगे, इसकी जो ये टेल्स होती हैं ये थोड़ी हैवियर होते हैं, मतलब ये तो है बड़े होते हैं,
ठीक है, अब ये कैसे हुआ अब हम देखेंगे, इसको जब परफॉर्म करके देखेंगे किस तरीके से आप इसको विजुलाइज भी करवा सकते हो। उससे पहले दिस इज द फॉर्मूला, सेम फॉर्मूला है, सिर्फ फर्क क्या आ गया यहाँ पर कि आपका जो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पॉपुलेशन था वाज चेंज टू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैंपल। यहां पर पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन यूज नहीं करेंगे, हम सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन यूज करेंगे। किसकी? दोनों टेल होंगी, ये भी टू टेल टेस्ट है, ये भी टू टेल टेस्ट है। अब इसी को, अब ये जो आपके पास मैंने कुछ एग्जांपल रखा है, इस एग्जांपल को सॉल्व करते हैं पहले मैथमेटिकली, तो हमें और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा, फिर हम इसको प्रोग्रामेटिकली भी सॉल्व कर लेंगे। इन द पॉपुलेशन द एवरेज IQ इज 100। ठीक है, पॉपुलेशन के अंदर जो एवरेज IQ है वो हमने कहा कि भाई 100 है। हमने अज्यूम किया पॉपुलेशन, हमें नहीं पता कितनी पॉपुलेशन है, हमें नहीं पता कि क्या है क्या नहीं है, हमें कुछ भी नहीं पता इसके बारे में। हमने एक अज्यूम कर लिया कि एवरेज क्या है, 100% है। देन अ टीम ऑफ रिसर्चर्स वांट टू टेस्ट अ न्यू मेडिकेशन। अब एक टीम है रिसर्चर्स की, उन्होंने एक मेडिसिन बनाई है, उसको टेस्ट करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं, क्या चेक कर, क्या टेस्ट करके क्या मिलेगा उनको, टू सी इट हैज ईदर अ पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट ऑन इंटेलिजेंस और नो इफेक्ट एट ऑल। A sample of 30 participants who has taken the medication has a mean of 140 IQ उनका mean, उनका average है, with a standard deviation of 20 which is your sample standard deviation। अब यहाँ पे क्या चेक किया जा रहा है, इसलिए ये कह रहा है कि भाई जितनी हमारी पॉपुलेशन है उनकी एवरेज IQ है 100। अब एक टीम है रिसर्चर्स की, उन्होंने एक मेडिसिन बनाई है, वो चाहती है चेक करना कि क्या इस मेडिसिन का जो इफेक्ट है वो इंटेलिजेंस के ऊपर अच्छा पड़ता है या तो नेगेटिव पड़ता है या तो कोई इफेक्ट ही नहीं आता, ये चेक करना। ठीक है, अब अजम्पशन क्या थी कि वो 100 होगी IQ या तो 100 नहीं होगी। ठीक है, अगर नहीं होगी तो वो ज्यादा होगी या कम होगी, ये सवाल यही है ना। या तो 100 होगी, सेम रहेगी, तो उसका मतलब है कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। लेकिन अगर 100 के बराबर नहीं है, या तो वो ज्यादा होगी या तो कम होगी। अगर ज्यादा है तो पॉजिटिव इफेक्ट, अगर कम है तो नेगेटिव इफेक्ट। ठीक है, पर अगेन इन कंक्लूजन हम नल हाइपोथेसिस को या तो रिजेक्ट करेंगे या तो एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल यहां पर आपके पास 140, ये क्या है, मीन ऑफ सैंपल। ठीक है, सैंपल डेटा थोड़ा सा हम यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ पर ड्रॉ किया कि भाई ये आपके पास एक कंप्लीट डेटा है, और इसको क्योंकि आपको पता है इसका जो ये टू टेल टेस्ट है। ठीक है, इसका हमारे पास एवरेज कहाँ पे है, 100, तो ये आपकी वैल्यू हो गई 100। ये पॉपुलेशन की वैल्यू है, यही हमें चेक करना। ठीक है, सिर्फ पॉपुलेशन, ये हमें चेक करना ये कहां पे रिलाई कर। अब हमें पता है कि भाई सैंपल की मीन क्या है, 140। हमें ये देखना है 140 इन दी टर्म ऑफ एरिया अंडर द कर्व कहां पर लाई करता है। ठीक है, एरिया अंडर द कर्व के अंदर ये नहीं पता चलता कि डेटा किधर पड़ा हुआ है, उसे ये बताता है कि इतना डेटा यहाँ है, इतना डेटा यहाँ है। जो आपके पास स्पेसिफिक 140 है वो किधर होगा नहीं पता, वो हमें आइडेंटिफाई करना है। उसको आइडेंटिफाई करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर सिग्निफिकेंस लेवल आपने डिसाइड करना है। सिग्निफिकेंस लेवल यहाँ पे कितना डिसाइड करते हो, सेम कर लेते हैं हम, 5% सिग्निफिकेंस लेवल आप यहाँ पे करोगे तो ये आपकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, रिजेक्शन एरिया कितना है 2.5। ये रिजेक्शन एरिया कितना है 2.5%। ठीक है, अगर आप वैसे निकालो तो माइनस में चला जाता है। ठीक, अब फॉर एग्जांपल आपके पास ये वैल्यू आ गई कि भाई हमें अगर आपका जो डेटा होगा वो अगर यहाँ पर रिलाई कर रहा है तो बेसिकली आपका जो नल हाइपोथेसिस है वो क्या है, यू विल एक्सेप्ट द नल हाइपोथेसिस। ऐसे ही अगर आपका डेटा इस तरफ रिलाई करता है दैट मींस यू आर गोइंग टू रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस। ठीक है, अब इन इधर है या इधर है, इसके लिए आपको क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा,
क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए हम जाएंगे कहां पर, टी टेबल के अंदर। दैट तो हो गया ना टी टेस्ट है। टी टेबल भी मैंने यहाँ पे आपके लिए रखा हुआ है, ठीक है, ये मैं आपको दे दूंगा, आप लोग देख के आना तो आप इजीली निकाल लो। अब सबसे पहले यहाँ पर आने से पहले हमें एक चीज फाइंड आउट करनी पड़ेगी, वो है डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब डिग्री ऑफ फ्रीडम किसको कहते हैं समझाता हूं। फॉर एग्जाम्पल डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है सैंपल साइज -1। क्या है, मैं यहां पे लिख देता हूं तो आप लोगों को समझ आ जाए। ये आ गया आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब डिग्री ऑफ फ्रीडम बेसिकली क्या होता है, n-1। इसको हम DOF के साथ डिनोट करते हैं, या DF भी कह सकते हो आप, ठीक है, DF भी होता है। DF मतलब डेटा फ्रेम नहीं, DF मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है। अब DF डिग्री ऑफ फ्रीडम -1 है। अब मैं आपको ये भी समझाता हूँ ये -1 क्यों लिया हमने, n-1 क्यों ले रहे हैं, ठीक है। n-1 लेने का मकसद होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम बेसिकली हम किसको कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास भाई 3 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, और 3 चॉकलेट्स, मतलब 3 स्टूडेंट हैं 3 चॉकलेट, या चलो छोड़ो 3 बंदे हैं 3 दोस्त हैं 3 गर्लफ्रेंड, ये समझ। अब हमें करना क्या है, हमें ये चेक करना है, या चलो ये भी छोड़ो 3 गर्लफ्रेंड है 3 चॉकलेट है, कौन सा चॉकलेट किसको देना है, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल आपके पास 3 हो गए, 3 3 6, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे बना लेता हूँ, एक चॉकलेट, गलत तस्वीर है, बहुत गंदी तस्वीर थी, 1 2 और 3 चॉकलेट्स आपके पास, ठीक है। 3 चॉकलेट्स आपके पास हैं, बंदे कितने हैं, वो भी 3 है, ठीक है। मैं यही पे बना लेता हूँ। अबे यार ये बहुत गंदी तस्वीरें मिलती हैं। सही है, दिस इज द डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब देखो यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम देखो। फॉर एग्जाम्पल आपको फर्स्ट को, पहले वाले को कोई भी चॉकलेट देनी है, फर्स्ट वाले, कितने चॉइसेस हैं आपके पास, 3 चॉइसेस हैं, ऐसा ही है 3 चॉइसेस है। फॉर एग्जाम्पल इसने भाई ये चूज कर ली, आपने इसको, फॉर एग्जाम्पल आपने इसको एक चॉकलेट दे दी, ठीक है। अब आ जाते हैं दूसरे वाले के पास कितनी चॉइसेस हैं, 2 चॉइसेस हैं, ऐसा ही है। अब फॉर एग्जाम्पल इसने ये वाली चूज कर दिया, आपने इसको प्रोवाइड कर दी भाई ये चॉकलेट। अब आ जाते हैं लास्ट वाले के पास, लास्ट वाले के पास कितने चॉइसेस हैं, देयर इज नो चॉइस, आपको यही देना पड़ेगा इसको। तो कहने का मतलब यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो गया, 3 - 1 मतलब 2, के 2 के पास फ्रीडम था चूज करने का, लास्ट थर्ड वाले के पास कोई फ्रीडम नहीं था। दैट इज द डिग्री ऑफ फ्रीडम, और ये बहुत जरूरी होता है डिग्री ऑफ अपना लीनियर रिग्रेशन के अंदर भी हम इसको यूज करते हैं, ठीक है। यहाँ पर बेसिकली क्या हो रहा है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम आपके पास क्या बना कि भाई इसमें से 2 के पास तो फ्रीडम था चूज करने का, लेकिन लास्ट वाले के पास कोई फ्रीडम नहीं चूज करने का। तो यहाँ पर जो आपका बेसिकली डिग्री ऑफ फ्रीडम बनेगा वो क्या बनेगा, n मतलब 3, which is n मतलब 3 - 1, तो उसका मतलब क्या हुआ आपके पास इक्वल टू 2। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हुआ 2। अब हम इसकी बात कर लेते हैं हमारे क्वेश्चन की या प्रैक्टिस की। इसके अंदर आपके पास टोटल सैंपल साइज कितना था, अरे जोर से बोलो यार, 30 सैंपल साइज है। तो यहां पर हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा, DOF equals to 30 - 1 which is equal to 29। अब आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम मिल गया। अब आप आ जाओ कहां पर, अपने टी टेबल के अंदर।
आपने सबसे पहले देखना है अपना यहाँ से डिसाइड करना है टू टेल या वन टेल जो भी है। अब हम बात कर रहे हैं टू टेल। अगर टू टेल की बात करोगे टोटल हमारे पास कितना है सिग्निफिकेंट लेवल 0.05। अगर आप वन टेल की बात करोगे तो 0.025। ठीक है, ये आपको मिल गया। यहाँ पे हमें देखना है हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब यहाँ पर आप देखो डिग्री ऑफ फ्रीडम 29 कहाँ पर है? पानी कहाँ से आ रहा है? डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ पे कहाँ है? ये 29। ठीक है, अब हमें जाना है हमारे स्टेबल के अंदर और यहाँ पर क्या है 0.2.045। ये आपका हो गया क्या पी वैल्यू, इसको आप कह सकते हो। ठीक है, ये क्रिटिकल पॉइंट आप कह सकते हो कि क्रिटिकल पॉइंट हमारा क्या है 2.045। तो हमारा क्रिटिकल पॉइंट हम यहाँ पर लिख लेते हैं which is 2.045 और इसका अगर आप निकालोगे नेगेटिव का तो वो क्या होगा माइनस का 2.045। अब हम निकालेंगे परफॉर्म करेंगे अपना टी टेस्ट। ठीक है, टी टेस्ट परफॉर्म करने के लिए मैं यही सेम उठा लेता हूं ताकि हमें आसानी हो जाए ना। बस टी टेस्ट का फॉर्मूला चेक कर लो। टी टेस्ट का फॉर्मूला क्या है? वही सेम फॉर्मूला है, सिर्फ यहाँ पर स्टैंडर्ड डिवीजन की जगह पर आपकी सैंपल स्टैंडर्ड डिवीजन आ जाती है। सबसे पहले बताओ यहाँ पर सैंपल मीन क्या होगी हमारी? सैंपल मीन क्या है इसमें? सैंपल मीन 140। तो आपके पास यहाँ पर जो सैंपल मीन था वो हो गया आपका 140 और आपका जो क्या कहते हैं पॉपुलेशन मीन है वो क्या है 100। आपका जो सैंपल का स्टैंडर्ड डिवीजन है वो क्या है 20 और जो आपका सैंपल साइज है वो क्या है 30। ठीक है, डिवाइड वाली लाइन कहाँ चली गई? क्या हाँ फॉर्मूला में कहाँ है? सिर्फ हम उसके लिए यूज कर रहे हैं फॉर द क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करने, रेंज ऑफ क्रिटिकल पॉइंट्स उसको फाइंड आउट करने के लिए यूज कर रहे हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे परफॉर्म करना है। सिंपली आप अभी जाएं पहले नमाज पढ़कर आ जाएं। मैं सिर्फ यहाँ पे इसकी वैल्यू निकालता हूँ। जो आपके पास कितनी बननी चाहिए चेक करो, उसको एक दफा चेक कर लो यार। 140 minus 100 which is equals to 40 divided by टोटल निकाल के देना क्या बन रहा है 10.95। ठीक है, अब नमाज पढ़ के आ जाए तो फिर पता करते हैं कि हमने एक्सेप्ट किया कि रिजेक्ट किया। अच्छा दोबारा आ जाते हैं यहाँ पे। अब सारे बातें छोड़ो, यहाँ पे देखें हमने देख लिया कि बेसिकली आपने यहाँ पर जो रिजल्ट्स फाइंड आउट किए थे फॉर द टी टेस्ट, द टी टेस्ट रिजल्ट स्कोर वाज 10.95। नाउ द कंक्लूजन हियर इज इफ द टी स्टैट आप कह सकते हो या फिर टी टेस्ट आप कह सकते हो, टी टेस्ट स्कोर ठीक है इज लेस देन negative 2.045 and or greater than positive 2.045. That means we are going to reject दी नल हाइपोथेसिस। अब यहाँ पर जो आपके पास टी स्टैट स्कोर आया है या टी टेस्ट स्कोर आया वो क्या आया 10.95। दैट मीन्स के जो हमारा ये जो मीन थी 140 जो आपकी सैंपल मीन थी
वो किस जगह पे लाई कर रही थी, इस पोजीशन के ऊपर। दैट मींस कि योर नल हाइपोथेसिस इज गोइंग टू बी रिजेक्टेड और वी आर गोइंग टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। ठीक है, अब इसी चीज को हम बेसिकली हम इसके अंदर प्रोग्रामिंग के अंदर भी परफॉर्म कर सकते हैं। सबसे पहले आप अपना डेटा चार्ट बना लो। डेटा के अंदर आपके पास यहाँ पर क्या क्या चीजें हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मीन ऑफ पॉपुलेशन। क्या गिवन है आपके पास? मीन ऑफ पॉपुलेशन क्या है यहाँ पे? फॉर एग्जाम्पल हमने इसको कहा पॉपुलेशन मीन विच इज इक्वल टू 100 और आपका सैंपल मीन क्या है यहाँ पे? सैंपल मीन क्या है? 140। क्या आपको यहाँ पे पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है? नहीं है गिवन, लेकिन सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन आपने निकाल लिया है, यहाँ पर आपको गिवन है। ठीक है, तो हमने इसको कहा भाई सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू क्या है हमारा 20 और हमारा सैंपल साइज कितना है 30। अगर हम यहाँ पर बात करेंगे किसकी, आपके TOF मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करते हैं। TF लिख दो। TF डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारे पास क्या है n-1 which is basically 29। तो आपके पास ये कंप्लीट डेटा इज अवेलेबल। ये सारा डेटा हमारे पास गिवन है। सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं द टी टेस्ट। आपका स्कोर फाइंड आउट करना है। टी टेस्ट स्कोर फाइंड आउट करने के लिए ये आपका फार्मूला के अंदर पुट कर लो। पहले हम फार्मूला में करके देखते हैं, फिर उसके बाद हम बेसिकली हमारे पास एक फंक्शन भी है टी टेस्ट फाइंड आउट करने का, फिर वो भी परफॉर्म करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसका, फार्मूला के अंदर। फार्मूला के हिसाब से आपके पास जो टी टेस्ट होगा इक्वल्स टू क्या है, सबसे पहले x बार माइनस म्यू। तो x बार आपका क्या हो गया 140 माइनस 100 डिवाइडेड बाय आपके पास आ गया सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय np डॉट sqrt और इसके अंदर n। ऐसे ही है, यही फॉर्मूला है आपका। यही फॉर्मूला हमने अप्लाई कर लिया, हमारे पास एक रिजल्ट आ चुका होगा। आप एक दफा प्रिंट करके देखो क्या हमारे पास 10 पॉइंट समथिंग का रिजल्ट आता है या फिर हमने कोई कैलकुलेशन गलत की। तो आपके पास 10.95 की वैल्यू आ चुकी है, जो हमने मैनुअली जब निकाला तब भी आपके पास वैल्यू क्या थी 10.95। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल अगर आप इसका पीपीएफ निकालना चाहते हो या फिर आप बेसिकली कह सकते हो पी वैल्यू निकालना चाहते हो। ठीक है, अब या पी वैल्यू बोलो या फिर आप इसको कहो क्रिटिकल पॉइंट अगर आपको निकालना है। तो क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए हमारे पास वही आपको पहले ही पता है, आपको पीपीएफ यूज करना है। लेकिन क्योंकि मैंने आपको यहाँ पर एक चीज बताई थी, यूजेस द टी डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ पर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, यहाँ पर टी डिस्ट्रीब्यूशन है। तो टी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है कि अगर आप इसमें पीपीएफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का लगाओगे तो वो वैल्यू कभी भी सही नहीं देगा। ठीक है, उसके लिए हम यूज करेंगे टी डिस्ट्रीब्यूशन वाला पीपीएफ और यू कैन से द पी वैल्यू फाइंड करना है हमने। तो उसके लिए हमने यहाँ पर एक सिंपल सा एक फंक्शन है जिसका नाम है मैं यहाँ पर वैसे ही लिख देता हूँ टी क्रिटिकल वैल्यू इक्वल्स टू, इसके लिए हमारे पास है SMT जो आपके पास बेसिकली आपकी स्टैटिस्टिक्स की लाइब्रेरी थी, उसके अंदर टी मतलब क्योंकि आप टी टेबल या फिर टी टेस्ट परफॉर्म करने जा रहे हो। ध्यान से देखें यार, यहाँ पे आप यहाँ पर क्योंकि टी टेस्ट परफॉर्म करने जा रहे हो तो यू आर राइटिंग SMT which is your statistics library dot t for the t distribution, then we have again इसमें से हम इसका निकालेंगे PPF। नाउ इस PPF का बेसिकली हमारे पास दो चीजें देनी है इसको। एक तो आपने वैल्यू बताना है, इसको आपको पता था जब आप वैल्यू निकाल रहे थे तो इसमें आपने बताया कि भाई जो हमारी डिस्ट्रीब्यूशन है वो पहले बतानी है इसको आपने। ठीक है, कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन, सिग्निफिकेंट लेवल की। वो कैसे निकालते हैं हम 1 माइनस
0.05 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, साथ में आप इसको बताओगे आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब डिग्री ऑफ फ्रीडम किससे डिनोट किया हुआ आपने? डीएफ से। जस्ट प्रोवाइड द डीएफ हियर। लेट्स सी, इसको प्रिंट करके देखते हैं क्या आता है हमारे पास। आपके पास टी क्रिटिकल वैल्यू क्या बन गई? पी वैल्यू निकाल लो ना। वी आर गोइंग टू फाइंड दी पॉइंट ऑफ पी वैल्यू, जहां पर आप इसको हम क्रिटिकल पॉइंट भी कहते हैं, जिससे हम कंपेयर करेंगे टू फाइंड और टू रिजेक्ट और टू एक्सेप्ट नल हाइड्रोजन। जो टेबल से वैल्यू निकाल लिया भाई, सिग्निफिकेंट लेवल की बात की गई थी, पहले भी बता चुका हूं। ये सवाल आपने इस वक्त क्यों नहीं किया, यहां पे क्यों नहीं किया? क्योंकि किया था किसी और ने, उसको जवाब भी दिया मैंने कि भाई यहाँ पर हम 1 माइनस 0.25 का मतलब क्या होता है कि आप बेसिकली वैल्यू निकाल रहे हो ना किसकी, यहाँ पर हम सिग्निफिकेंट लेवल निकाल रहे हैं। अगर आपको लेफ्ट का सिग्निफिकेंट लेवल निकालना है, ठीक है, तो आपने क्या किया? माइनस 0.025। अगर आपने राइट का निकालना है तो आपने किया भाई माइनस 0.025, तो आपको यहाँ का मिल जाएगा। तो क्योंकि हमने इसमें डिवाइडेड बाय 2 किया है, इसलिए किया क्योंकि हम 2 टेल टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं। आपको यहाँ पे पता है टोटल सिग्निफिकेंट लेवल आपका कितना है? 0.05 है। डिवाइड बाय 2 करोगे तो ऑटोमेटिकली एक आपको एक क्या तो मिला, दूसरा तो मिलेगा। ठीक है, बस यहाँ पर फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पर हम सिग्निफिकेंट लेवल तो दे रहे हैं, पर साथ में हमारा फ्री डेट अपना डिग्री ऑफ फ्रीडम भी प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, डिग्री ऑफ फ्रीडम आपने इसको दे दिया, क्योंकि जब आपने टी टेबल में यहाँ पर ढूंढा था तो देखो हम यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम फाइंड आउट कर रहे थे। डिग्री ऑफ फ्रीडम फाइंड आउट कर रहे थे ना हम, तो आपको वहां पर भी उसको देना पड़ेगा। आपने दे दिया। अब लेट्स सी क्या आता है रिजल्ट। क्या है? 0.045। क्या आपके पास सेम वैल्यू है? यस। अब आप इसको प्लॉट इजीली कर सकते हो। स्टिल अगर आपको अभी भी प्लॉटिंग में प्रॉब्लम है तो हाँ, प्लॉटिंग में प्रॉब्लम होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, ये टी डिस्ट्रीब्यूशन है। तो अगर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जब आप बना रहे थे, एट दैट टाइम आप किस तरीके से बना रहे थे? पीडीएफ यूज करते, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन आप यूज कर रहे थे। यही सेम चीज अब हम यहाँ पे अप्लाई करके देखते हैं। सबसे पहले, क्योंकि हमें पता है पॉपुलेशन आपकी जो टोटल पॉपुलेशन है उसकी टोटल के डेटा पॉइंट आपके पास नहीं है, तो पहले एक डेटा पॉइंट बना लो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वही सेम तरीका यूज करेंगे हम। आपने x की वैल्यू बना ली, वही मैं -4 से लेकर प्लस के 4 के दरमियान का एक पूरी की पूरी और डेटा पॉइंट्स मैंने क्रिएट कर दिए। ठीक है, अब इन डेटा पॉइंट्स के ऊपर हमने एक डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है, इसको हमने कहा भाई y। अब इसको निकालने के लिए हम यूज करेंगे आपका SMT.T लाइब्रेरी। ये क्यों किया जाएगा? इसके लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि आपको पता है डिस्ट्रीब्यूशन कौन सी है? टी डिस्ट्रीब्यूशन है, तो हमने डायरेक्ट लिख दिया टी। अगर वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन थी आप लिखते नॉर्म। यहाँ पे क्या लिखा हमने? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हमने लिखा नॉर्मल का पीडीएफ निकाल के दो। अब क्योंकि टी डिस्ट्रीब्यूशन है तो आप कहोगे भाई टी का पीडीएफ निकाल के दो। यहाँ टी के अंदर हम बेसिकली हम ये नहीं बताते कि कितना होता है, यहाँ पे हम सिर्फ इसको डिग्री ऑफ फ्रीडम दे देते हैं, दैट्स इट। अब इसको हमने दे दिया कि भाई ये जो हमारे एक्स जो हमने ऊपर बनाया था इसके हिसाब से और डिग्री ऑफ फ्रीडम के हिसाब से आप बेसिकली क्या करो, एक कंप्लीट डिस्ट्रीब्यूशन बना लो। अब आप चाहो तो इसको प्लॉट कर सकते हो, plt.plot, और प्लॉट के अंदर हमने इसको बता दिया x की वैल्यू क्या, x, y। लेट्स सी क्या होता है। नाउ हियर यू कैन सी कि आपके पास एक टी डिस्ट्रीब्यूशन तैयार हो चुकी है जो बेसिकली आपके टी टेस्ट के लिए बहुत अच्छी है। अब यहाँ पर आप इसको बेसिकली क्या कर सकते हो, विजुलाइज करवा सकते हो। अब विजुलाइज करवाने से पहले हमें क्रिटिकल पॉइंट्स को विजुलाइज करना है। क्रिटिकल पॉइंट कहाँ है? तकरीबन इस जगह होना चाहिए। ठीक है, जो हमने यहाँ पे निकाला है ना 2.05, तो ये यहाँ होगा ना, ऐसा ही है। अब इधर हम करना है तो चलो इसको फिल कर लेते हैं। इसको करते हैं फिल plt डॉट
फिल बिटवीन, और फिल बिटवीन में हमने इसको बता दिया कहाँ तक जाना है आपने, x और y के दरमियान आपने बेसिकली क्या करना है, फिल करना है, वेयर जो आपका x है वो क्या होगा, लेस देन इक्वल टू माइनस का ट्री क्रिटिकल वैल्यू। ये आ गया। कलर चेंज करना चाहो कलर चेंज कर दो, इसका कलर हमने कर दिया इसका रेड कर दिया, और यहाँ पे लेबल दे देते हैं इसको, लेबल हमने इसको दे दिया रिजेक्टिंग नल हाइपोथेसिस। ठीक है, इसी को कॉपी करते हैं, और ये हो गया आपका पॉजिटिव ग्रेटर देन। नाउ प्लॉट द लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, ओ सॉरी वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन आप यहाँ पे कर रहे हो, पॉइंट किस पे करेंगे हम, हमारे टी टेस्ट के ऊपर, टी टेस्ट, और उसका कलर कर देते हैं हम ग्रीन। नाउ वेयर इज द टी टेस्ट पॉइंट, बोल सकते हैं टी टेस्ट वैल्यू आपकी कहां पर रिलाई कर रही है, 10 के बाद जा रही है, तो आप देख सकते हो इससे हम ये चीज बता सकते हैं कि वी आर गोइंग टू रिजेक्ट अवर नल हाइपोथेसिस। व्हाई? बिकॉज अवर टी टेस्ट वैल्यू इज फार अवे फ्रॉम द क्रिटिकल पॉइंट। ऐसा ही है, लेकिन इससे हमें हाँ देख के पता चल रहा है आपको, विजुअलाइज कर। लेकिन यहां पर एक सवाल है, सवाल क्या है, ये जो मेरा क्वेश्चन था क्या कर रहा था, क्या चेक कर रहा था कि इधर अ पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट, मुझे ये बताएं यहां पर मेडिसिन का पॉजिटिव इफेक्ट आ रहा है कि नेगेटिव इफेक्ट आ रहा है, या कोई इफेक्ट नहीं आ रहा? नहीं ना, आप समझे नहीं। ये क्या था, हमने कहा कि जो ओवरऑल पॉपुलेशन है उसकी जो आईक्यू है वो 100 है, लेकिन वो जो हमने एक सैंपल लिया उसके ऊपर मेडिसिन अप्लाई की, मेडिसिन अप्लाई करने के बाद जब उसका आईक्यू मीन निकाला गया वो था 140। ठीक है, अजम्पशन ये थी कि पॉपुलेशन का 100 होना चाहिए, और 140 के हिसाब से वो 100 नहीं था। अगर वो 100 होता दैट मीन्स कोई इफेक्ट नहीं हुआ, 100 नहीं है दैट मीन्स इफेक्ट हुआ है। अब या तो ये पॉजिटिव होगा या तो नेगेटिव। तो ये आपका पॉजिटिव इफेक्ट आया, मतलब वो जो मेडिसिन टेस्ट की गई थी वो मेडिसिन सही थी, और वो बेसिकली आपकी इंटेलिजेंस को बेसिकली चेंज भी कर रही है, इफेक्ट भी कर रही है, और पॉजिटिव इफेक्ट कर रही है। तो ये कंक्लूजन ये बनाया गया। ठीक है, समझ आ गया? इसमें कोई सवाल है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, एनी क्वेश्चन। अब आपके पास मैंने यहाँ पर कुछ बेसिकली प्रैक्टिस क्वेश्चंस रखे हुए हैं। ठीक है, चार प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं यहाँ पर, एक है 1, 2, 3 एंड 4। ठीक है, आप मुझे ये दोनों करके दिखाएं, ये दो छोड़ देते हैं ये, क्योंकि मैं खुद करूंगा, क्योंकि इसके अंदर क्या है बेसिकली 2 सैंपल के ऊपर, 2 सैंपल्स के ऊपर टी टेस्ट परफॉर्म किए जा रहे हैं, और यहाँ पर हम जेड टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं प्रोपोर्शन के ऊपर, वैल्यू नहीं, प्रोपोर्शन। मतलब मैं कह रहा हूँ एवरेज परसेंटेज की बात कर रहा हूँ। जब आप प्रोपोर्शन पे परफॉर्म करोगे तो वो कैसे किया जाएगा वो मैं बता दूंगा आपको, पर ये जो दो टेस्ट है ये मुझे अभी परफॉर्म करके दें, अभी लाजमी जल्दी इंसान टाइम हाथ चला, टाइम कम है क्योंकि 7 बजे आपकी नमाज का टाइम हो जाता है, नहीं अभी करके दो, घर पे आके भूल जाओ ना। हियर यू कैन सी दैट कि सबसे पहले हमेशा एक कोशिश किया करें कि आप अपने क्वेश्चन से अपना डेटा पहले अलग कर लो। सबसे पहली बात, हमें क्या क्या चीज चाहिए इस फॉर्मूला में पुट करने के लिए, हमें क्या क्या चाहिए, हमें एक्स बार चाहिए, म्यू चाहिए, सिग्मा चाहिए और एन चाहिए। ठीक है, एक्स बार हम कहते हैं सैंपल के मीन को, तो आपके पास जो सैंपल मीन है वो क्या है, 980।
अब हमारे पास म्यू, म्यू मतलब आपका पॉपुलेशन मीन क्या है 1000। और अब आते हैं स्टैंडर्ड, पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन आपका क्या है 50, और आपका एन क्या है वो भी 50 है। ठीक है, अब आते हैं सिग्निफिकेंट लेवल। सिग्निफिकेंट लेवल आपका क्या है 0.05। अगर आप बात करोगे क्रिटिकल पॉइंट की तो आपको आपका कॉन्फिडेंस इंटरवल की वैसे जरूरत तो नहीं है यहाँ पे, अगर आप निकालना चाहो तो निकाल के रख लो भाई 1 - 0.05, तो आपके पास ऑटोमेटिकली आपका कॉन्फिडेंस इंटरवल आ जाएगा। ठीक है, वो निकालना चाहो तो निकाल लेना, पर यहाँ पे हमें फिलहाल सिर्फ और सिर्फ 0.05 की जरूरत है। ठीक है, अब आ जाते हैं नीचे फॉर्मूला के अंदर। Z टेस्ट के लिए सबसे पहले आपको सैंपल मीन चाहिए, तो आपने लिखा सैंपल मीन, सैंपल मीन माइनस आपका पॉपुलेशन मीन, ऐसे ही है, डिवाइडेड बाय, यहां पर हमें क्या चाहिए पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय NP डॉट स्क्वायर रूट ऑफ n, तो आपके पास Z टेस्ट आ जाएगा। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल अगर आपको क्रिटिकल पॉइंट निकालना है, क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए हमने क्या यूज करना है Z क्रिटिकल पॉइंट। अगर हम फाइंड आउट करना चाहते हैं तो उसके लिए हम वही अपना SFT जो आपकी बेसिकली साइंस स्टैटिस्टिक्स की लाइब्रेरी है उसको यूज कर रहे हो आप, SMT डॉट, क्योंकि आपका Z टेस्ट है तो डिस्ट्रीब्यूशन कौन सी है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन डॉट PPF, और यहाँ पर हमने इसको बता दिया कि हमारा कॉन्फिडेंस इंटरवल था 0.05 डिवाइडेड बाय 2, तो ये दोनों वैल्यू आपकी यहाँ पर आ जाए। इसको आप प्रिंट करके देख लो, बाकी इसको आप विजुलाइज करना चाहो तो विजुलाइज भी आप कर लीजिएगा। Z टेस्ट है और आपका Z क्रिटिकल, क्या हो 0.2 का क्या। ठीक है, ये दोनों के दोनों वैल्यूज आपको मिल गई। अगर आप वैसे भी कंपेयर करो, अच्छा ये हो गया पॉजिटिव क्रिटिक। ठीक है, पहले हम एक काम कर लेते हैं, यहां पर नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों दिखा देता हूं। ठीक है, अगर आपका ये जो आपके पास बेसिकली वैल्यू है वो इज योर Z टेस्ट वैल्यू, अगर इससे कम है दैट मींस वी आर गोइंग टू रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस। तो इसका मतलब आपकी ये रिजेक्शन एरिया में आ रहा है, ये लेफ्ट वाले रिजेक्शन एरिया में आपके पास आ रहा होगा, ऐसे ही है। अगर आप प्लॉट करोगे तो आपको नजर आ जाएगा। ठीक है, समझ आ गया। आप की टेस्ट परफॉर्म कर लें, इसका डेटा निकाल लें पहले आप सारा का सारा। क्या कह रहा है, अ न्यूट्रिशनिस्ट क्लेम्स दैट एवरेज शुगर काउंट इन अ ब्रांड ऑफ सीरियल इज 12 ग्राम पर सर्विंग। ठीक है, अब इसका मतलब ये हमारा पॉपुलेशन मीन है या सैंपल मीन है, पॉपुलेशन मीन है, तो पॉपुलेशन मीन हमारा हो गया भाई क्या है 12। ठीक है, अब आते हैं आपके पास यू रैंडमली सैंपल 10 सीरियल्स एंड गेट शुगर कंटेंट्स। ठीक है, तो हमारे पास सैंपल साइज क्या हो गया एन को बाद में निकाल लेते, पहले हम ये हमारा सैंपल उठा लेते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया सैंपल हो गया, ऐसे ही है। अब इसको अगर आपने n निकालना है तो n इक्वल्स टू लेंथ ऑफ सैंपल। सही कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं,
सही कह रहा हूं। अब आपके पास उसके क्या, कैन यू रिजेक्ट द क्लेम दैट द मीन शुगर कंटेंट इज 12? क्या आप ये जो हमारा बेसिकली क्लेम है, तो नल हाइपोथेसिस क्या है आपका कि मीन शुड बी 12, अल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या हो जाएगा आपका कि मीन 12 के बराबर नहीं है। ठीक है, तो हमें रिजेक्ट करना है या एक्सेप्ट करना है। अब उसके लिए हम देखते हैं, हम दोबारा आते हैं हमारे फॉर्मूला के ऊपर। आपके टी टेस्ट के फॉर्मूला में आपको क्या चाहिए, सैंपल मीन चाहिए, उसके अलावा पॉपुलेशन मीन चाहिए। आपके पास पॉपुलेशन मीन है, सैंपल मीन नहीं है। ठीक है, दूसरी चीज स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैंपल चाहिए, ऐसे ही है। अब सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन आपको गिवन है नहीं, तो इसके लिए मैं क्या करूं, सबसे पहले मीन निकालूंगा। मीन कैसे निकाला जाता है, एवरेज निकालेंगे। एवरेज कैसे निकालेंगे, नहीं तो वो तो ठीक है, लेकिन इतना लंबा मैं क्यों करूं, जब मेरे पास कोई फॉर्मूला तो होगा ना। फंक्शन है तो फंक्शन में यहां पे लिखता हूं सैंपल मीन। सैंपल मीन क्या है हमारी, व्हिच इज इक्वल टू एनपी डॉट मीन, और मीन के अंदर हम क्या दे देंगे, हमारा सैंपल। तो आपका सैंपल मीन तैयार हो गया। अब मुझे क्या चाहिए, सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन व्हिच इज इक्वल टू एनपी डॉट एसटीडी, और इसको मैं क्या दे दूंगा एस। तो आपके पास सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन भी मिल गया। तो हमारे पास तकरीबन सारी चीजें आ चुकी हैं। अब अगर मुझे टी टेस्ट परफॉर्म करना है, तो टी टेस्ट परफॉर्म करने के लिए मैं क्या यूज करूंगा, टी अंडरस्कोर टेस्ट मुझे परफॉर्म करना है। और इसके लिए मैंने क्या किया, फॉर्मूला क्या था हमारा, सैंपल मीन माइनस पॉपुलेशन मीन, ऐसा ही है, डिवाइडेड बाय एसटीडी डिवाइडेड बाय एनपी डॉट स्क्वायर रूट, और स्क्वायर रूट किसका निकालना है, एन का। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एक ब्रैकेट मिसिंग है, तो हमारे पास टी स्टेज क्या आ गया 0.27। ठीक है, अब हम जरा पहले निकाल लेते हैं हमारा टी क्रिटिकल वैल्यू। तो टी क्रिटिक हमारे पास अगर हमें निकालनी होगी तो हम पहले तो हमें एस एम टी के जरिए निकालेंगे, एस एम टी डॉट। अब हमें क्या बताना है, इसको कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन है, ये टी डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है ये टी डिस्ट्रीब्यूशन। तो हमने इसको बताया टी डॉट, हमने इसको बताया भाई पीपीएफ निकाल के दो, और इसको हमने बताया जो हमारा स्टैंडर्ड क्या था, कॉन्फिडेंस लेवल, कॉन्फिडेंस इंटरवल नहीं, उसका सिग्निफिकेंट लेवल हमें फाइंड आउट पता था पहले से, उसके बाद 0.05। ठीक है, डिवाइड बाय 2 कॉमा टीएफ नहीं है हमारे पास। ठीक है, लेकिन एक चीज हमारे पास कम है, वो चीज डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो वो हमारी क्या होगी n माइनस, हाँ तो n माइनस 1 कर दिया हमने, तो जो भी है वो हमारा पीपीएफ हो गया। अब जरा इसको प्रिंट करके देखते हैं, नेगेटिव टी क्रेडिट और पॉजिटिव टी क्रेडिट। ठीक है, तो आपके पास आ गया -2.56 से लेस देन होगी तो रिजेक्ट हो जाएगा, या इससे ज्यादा होगी तो रिजेक्ट। क्या यहाँ पर हमारी नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो रही है, नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जो टी टेस्ट वैल्यू आ रही है वो बिल्कुल हमारी रेंजेस के दरमियान आ रही है, एंड वी आर एक्सेप्टिंग, और यू कैन से वी फेल टू रिजेक्ट दी नल हाइपोथेसिस। ठीक है, इसका मतलब जो हमने अजम्पशन की है कि बेसिकली जितने भी हमारे पास सीरियल्स हैं सबके अंदर शुगर की जो मीन है वो क्या है 12 ग्राम पर सीरियल। ठीक है, यह हमने अज्यूम किया था, हमने कंक्लूड भी कर दिया क्योंकि वो पूरा सही है। अब अगर आप चाहो इसमें एक और तरीका भी है, यहां पर आपने एक चीज, अब इसको जरा ध्यान से देख लो,
ये आपका नेक्स्ट में काम आएगा इस वाले में। यहां पर एक और तरीका है इसको सॉल्व करने का। इसमें क्या था, आप पूरा का पूरा फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हो। यार यार देख लो एक दफा, छोड़े लैपटॉप को, यहां देखो, इसी सेम चीज को आप बेसिकली फॉर्मूला के थ्रू अप्लाई कर रहे थे। इफ यू डू नॉट वांट टू यूज एनी फॉर्मूला या कैलकुलेशन नहीं करनी, तो हमारे पास एक फंक्शन होता है जो हम यूज कर सकते हैं। यहीं पर मैं इसको फिलहाल कमेंट कर लेता हूं और यहाँ पर हम इसको फंक्शन यूज कर लेते हैं। इस फंक्शन का नाम है टी टेस्ट, सिंपल, ठीक है, टी टेस्ट नाम है। फॉर एग्जाम्पल ये आपको रिस्पॉन्स क्या देता है वो देख लेते हैं, जब आप प्रिंट करवा के इन दोनों को भी मैं फिलहाल बंद कर देता हूं। मैं इसको प्रिंट करवा रहा हूं। आई सेड प्रिंट एसएमटी व्हिच इज योर साइंस लाइब्रेरी, ठीक है, इसमें से हमने निकालना है टी टेस्ट। टी टेस्ट में हमारे पास दो फंक्शंस होते हैं, एक होता है सिंगल सैंपल, दूसरा होता है एन डायमेंशन, आप कह सकते हो, ठीक है। सिंगल सैंपल, क्योंकि यहाँ पे आपके पास कितने सैंपल थे, एक ही सैंपल है, तो हम सिंगल सैंपल यूज करते हैं। सिंगल सैंपल के अंदर हम बेसिकली अपनी दो चीजें प्रोवाइड करते हैं, एक सैंपल जो आपका एस है, दूसरा दी मीन, पॉपुलेशन मीन, ठीक है। यहां पर हम इसको पॉपुलेशन मीन प्रोवाइड कर देंगे, व्हिच इज आवर पी मीन, ठीक है। लेट्स सी क्या प्रिंट होता है। द रिजल्ट हैज टू वैल्यूज, यहां पर देख रहे हो आप, दो वैल्यू दे रहा है, एक आपका स्टैटिक और यू कैन से टी स्टैटिक, या फिर आप कह सकते हो टी टेस्ट रिजल्ट, दूसरा आपका पी वैल्यू, या फिर आप कह सकते हो क्रिटिकल पॉइंट जो आपकी होगी 0.7। यही सेम चीज आपकी उसमें से भी आ रही है, यहां पर भी आ रही है, ठीक है। इसमें कोई सवाल है तो आप मुझसे अभी भी पूछ सकते हैं, ठीक है। अच्छा एक और चीज, आप कहोगे कि सर ये तो 0.79 आपने निकाल के दी है, ठीक है, ये ऑन दी बेसिस ऑफ एरिया अंडर द कर्व है, ठीक है। इसको अगर हमें कन्वर्ट ये बनाना है अगर आपने, तो आप पीपीएफ की जगह सीटीएफ यूज कर लो, कम्युलेटिव डेंसिटी फंक्शन, जो बेसिकली काम करता है एरिया अंडर द कर्व के हिसाब से। तो दोनों की वैल्यूज ऐसे ही आपके पास आते हैं, ठीक है। कंपैरिजन करना चाहे तो आप कंपेयर कर सकते हो, फॉर्मूला के अंदर अप्लाई करके देख लो, आपको पता चल जाए, ठीक है। ये आपके पास वैल्यू आपके पास आ रही है, आप इसको सिंपली तौर पे भी ले सकते हो। जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे चाहिए, तो मैंने इसको बता दिया भाई, एक हो गया मेरा टी टेस्ट और दूसरा हो गया हमारा टी क्रिटिक इज इक्वल टू, ठीक है। क्या कह रहा है, कहाँ पे, अच्छा ये माइनस कर दो, ठीक है। इसको आप भले प्रिंट कर लेते हैं तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी। इसको आप जाके भले करना चाहें, क्या कहते हैं, अपना विजुलाइज करना चाहे तो विजुलाइज कर सकते हैं। अब कल आप लोगों ने एक काम करना है, ये देख रहे हो, इसको हल करके ले आओ। कैसे, आपको सिंपल तरीका यहाँ पे क्या था, वन सैंपल, तो दूसरा क्या था एन डायमेंशन, आप कह सकते हैं मल्टीपल सैंपल्स के लिए। तो इसका फंक्शन क्या है, सिंपल फंक्शन है, व्हिच इज एसएमटी डॉट टी टेस्ट अंडरस्कोर INT फंक्शन, ठीक है। ये फंक्शन बेसिकली आप यूज करते हो मल्टीपल सैंपल्स के लिए। इसके अंदर आप मल्टीपल सैंपल बता दोगे, इसको सैंपल 1, सैंपल 2, सैंपल 3, और ये खुद ब खुद उसका क्रिटिकल वैल्यू निकाल देगा, ठीक है। उसका टी टेस्ट निकाल के दे देगा और पी वैल्यू निकाल के दे देगा। अब ये दोनों मुझे परफॉर्म करके आप करके ले आइएगा। हाँ कौन सा क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन में भेजो। चलो पूरी फाइल गिटहब पे कर रहा हूँ अपलोड, आप वहां से देख लेना, कर दी थी, इसको बंद